श्यामलम संस्था सागर 12 वर्षों से लगातार साहित्य जगत में लेखक, कवि, साहित्यकार, व्यंग्यकार आदि अनेक सृजनकर्ताओं को मंच प्रदान कर सभी के समक्ष लाने का अतुलनीय कार्य कर रही है। इसी श्रृंखला में हरिशंकर परछाई की दुनिया संपादक डॉक्टर मनोहर देवलिया की पुस्तक का विमोचन एवं परिचर्चा हुई। चलिए आपको सीधा कार्यक्रम से जोड़ते हैं। आप सभी का इस विशेष आयोजन में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज के आयोजन के मुख्य अतिथि हैं श्री विजय दत्त श्रीधर जी, जो पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। मैं श्यामलम के अध्यक्ष आदरणीय भाई मिश्रा जी से आग्रह करूंगी कि श्रीधर जी को आसीन करवाने की कृपा करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर सुरेश आचार्य सर। उनको भी मंचासीन करवाने की कृपा कीजिए। आज के आयोजन के सारस्वत अतिथि हैं श्री राजेश बादल जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, भोपाल से पधारे हैं। उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, विराजमान होने के लिए उनसे अनुग्रह करती हूँ। कार्यक्रम के द्वितीय विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी, जो इंक मीडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं। उनसे भी मेरा निवेदन है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभागार में उपस्थित आप सभी सम्मानीय जनों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के आयोजन के जो केंद्र बिंदु हैं, जिनके पुस्तक चर्चा पर आयोजन होना है, डॉक्टर मनोहर देवलिया जी, उनको भी मैं आग्रह पूर्वक मंच पर विराजमान होने के लिए आमंत्रित करती हूँ। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए बिना विलंब के हमारे अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि इस आयोजन के विधिवत शुभारंभ हेतु मां सरस्वती की चित्र पर माल्यार्पण कर आज के इस आयोजन का शुरुआत करने की कृपा करें। नमस्कार। माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन प्रणाम। हे शारदे माँ से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। तुम स्वर की देवी हो, संगीत तुमसे, हर शब्द तुमसे मैया, हर गीत तुमसे, हर शब्द तुमसे मैया, हर गीत तुमसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, आया शरण में मैया, हमें प्यार दे दो माँ। हे शारदे माँ। मुनियों ने समझी, मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा मैया,
पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा मैया पुराणों की वाणी, हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का हमको ऐसा वरदान दे दो माँ, हे शारदे माँ। माँ श्वेत वर्णी, माँ श्वेत वर्णी, कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मैया मुकुट सिर पे साजे, हाथों में वीणा मैया मुकुट सिर पे साजे, मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, आया हमको उजालों का संसार दे दो माँ, हे शारदे माँ। धन्यवाद। रचना पारंपरिक है, मेरी नहीं है। मुख्य अतिथि पद्मश्री विजय श्रीधर के स्वागत हेतु मैं श्यामलम संस्था के अध्यक्ष उमाकांत जी मिश्र को सादर आमंत्रित करती हूँ कि मुख्य अतिथि का स्वागत करने की कृपा करें। आयोजन के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश आचार्य सर, जो हमारे सागर के आन बान शान हैं, उनकी उपस्थिति हमको एक नई ऊर्जा से भर देती है। उनके स्वागत हेतु मैं वरिष्ठ लेखक एवं व्यंग्यकार श्री मनोहर देवलिया जी, जो आज की विमोचित होने वाली कृति के संपादक हैं, उनसे आग्रह करूंगी कि डॉक्टर सुरेश आचार्य सर का शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ, पुष्पहार से स्वागत एवं अभिनंदन करें। कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि श्री राजेश बादल जी, जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और भोपाल से हमारे बीच पधारे हैं, उनके स्वागत हेतु मैं श्यामलम संस्था के सचिव श्री कपिल बैसाखिया जी से विनम्र आग्रह करूंगी कि शॉल, स्मृति चिन्ह और पुष्पहार, श्रीफल से बादल जी का स्वागत करने की कृपा करें। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी, उनके स्वागत हेतु मैं श्यामलम संस्था के कोषाध्यक्ष हरि शुक्ला जी से निवेदन करूंगी कि शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह और पुष्पहार से इस आयोजन में उनका स्वागत एवं सम्मान करने की कृपा करेंगे। आज के इस आयोजन पर उसकी रूपरेखा को विस्तृत रूप से बताने हेतु एवं
स्वागत उद्बोधन हेतु मैं उमाकांत जी मिश्र, श्यामलम संस्था के अध्यक्ष हैं, उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। कह रहा हूं कि एक व्यंग्यकार के ऊपर केंद्रित कार्यक्रम है, जिनके नाम से सभी लोग परिचित हैं, लेकिन जो श्रोता वर्ग है, इवन थोड़ा मंच भी है, वो बड़ा रूखा रूखा लग रहा है। उनके चेहरों पर वह मैं जो कल्पना करता हूँ व्यंग्य से जब मामला जुड़ता है तो वो मुस्कुराहट हो, यानी गंभीर रूप से बैठना इस तरह के मामलों में मुझे ठीक नहीं लगता। तो कृपया गंभीर न रहें, मुस्कुराते रहें। जब मुझे भाई देवलिया जी ने, मनोहर देवलिया बोला कि मैं परसाई जी के ऊपर एक पुस्तक मैंने तैयार की है, उसका आपको विमोचन करवाना है। अच्छा लगा। थोड़ा सा बताऊंगा कि जिस पुस्तक का आज आप लोग विमोचन करने जा रहे हैं, वास्तव में इस पुस्तक से बात शुरू नहीं हुई, तो दूसरी पुस्तक थी। जब वो आपसे करीब 4-5 दिन पहले ये उसको जब इन्होंने पढ़ा तो देखा उसमें सैकड़ों, एक आध दो 10-20 तो चल जाए, प्रूफ की गलतियां थी और बहुत ही बुरी तरह से उस पुस्तक को बिगाड़ दिया गया था। मैं प्रकाशक का या नाम वगैरह नहीं बताना चाहूंगा। मेरे पास आए, चर्चा हुई, बोले अब क्या करें। हमने तो कुछ और भी लिखा तुमने, बोले हाँ एक और हमारा संपादन है। और पहली पुस्तक जो अपने वो क्या नाम था उसका, हाँ, हरिशंकर प्रसाद जी की दुनिया, तो अखबार में भी उसी नाम से हम लोगों ने समाचार किया, तो उसको स्थगित किया। और दूसरी ये किताब वो हमारे पास थे 4 दिन, सिर्फ 4 दिन आपसे, आज चौथा दिन है। डॉक्टर छाया चौकसे जी से चर्चा हुई, वो भी हिंदी की विद्वान है, प्रोफेसर रही हैं। उन्होंने बोला मैं एक दिन में इस किताब को छपा दूंगा। अब वो किताब के लिए दिल्ली भेजा उन्होंने, वहां छपी, और कल का पूरा दिन हमारा उसी किताब के इंतजार में, सुबह से लेकर मैं दूसरा कोई काम किया ही नहीं हूं कि दिल्ली से आएगी, भोपाल संपर्क हो रहा है, लगातार प्रकाशकों से जो उससे जुड़े हुए थे उनसे संपर्क करता रहा। हाँ आ गई है, हाँ आ गई, भेजना है। मैंने भोपाल में एक बंदे को तय कर दिया कि तुम वो किताबें लेके हमें भेज दो। हर स्तर पे उसको करने के बाद अंत में बताया गया कि वो दिल्ली से चली ही नहीं। तो इस संभावना को देखते हुए कि संभवतः वो ना आ पाए, तो भाई लोग हमारे आदरणीय सब लोग हैं, ये आ रहे हैं, वो कहेंगे बताइए सागर में आके इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा। तो हम लोगों ने फिर उसकी 10 प्रतियां स्थानीय स्तर पर, उसका क्या बोलते भैया अंग्रेजी में उसको बेचते PDF, वो छपवाई हुई है। उन जहां से हमें पुस्तकें आना थी वहां से तो अभी भी नहीं आई हैं। तो लेकिन अब कार्यक्रम सामने है, अब क्या करें हम लोग। तो मैं इसके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि किस किस तरह की कठिनाइयां पुस्तकों के प्रकाशन में, लेखन में, और खासतौर पर जब ऐसे कोई आयोजन हो, हम लोग को किस तरह उनका सामना करना पड़ता है और कैसा उनका निराकरण या उसका विकल्प ढूंढना पड़ता है। तो आप लोगों का सब प्रेम और आशीर्वाद रहा, ईश्वर की कृपा रही, अन्यथा हम वो पुरानी वाली जो रिजेक्टेड किताब उसको आपसे विमोचित करवाते, तो वो उससे बच गए। तो मैं थोड़ा चाहता था कि उसको भी आपसे विमोचित करवाएं। मैंने बोला देवलिया जी से कि उसको भी कराइएगा,
क्योंकि व्यंग्य है वो भी एक व्यंग्य है, वो तो व्यंग्य से भरी पड़ी है पूरी, कहीं का कहीं कुछ लिखा है, तो वो विषय से रिलेटेड तो हो जाती है, लेकिन मैंने कहा थोड़ी इज्जत चली जाएगी, तो फिर ये करे। मैं आज इस अवसर पर आप सभी प्रबुद्ध जनों का, मैं देख रहा हूँ यहाँ प्रबुद्ध वर्ग ही है, तो ये बड़ी कृपा आप लोगों की है कि आप ही लोग आए हैं, हमें आवश्यकता नहीं है अन्य लोगों की, तो जो सुने वो समझें और कुछ उससे निकालें, और ऐसे बड़े बड़े वक्ता हमारे बीच मौजूद हैं। ये बड़ी बात हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे शहर के लिए गर्व की बात है कि इतने जाने माने हमारे आदरणीय विजय दत्त जी श्रीधर, इन सबसे, इनके नाम से बहुत कोई बताने की आवश्यकता नहीं, सब लोग परिचित हैं, पद्मश्री प्राप्त हैं। हमारे राजेश बादल जी, बहुत बड़ा नाम आपका पत्रकारिता में रहा है, वो मैं स्मरण करता हूँ जब मैं किशोर अवस्था में रहा हूँ, वो भी रहे, आप लोग भी रहे होंगे, तो उस समय कई अखबारों में आपके वो आर्टिकल आया करते थे राजेश बादल नाम से, तो बड़ा उत्साह वो लगता है, बादल बादल तो पढ़ के बड़ी उत्सुकता होती थी, कभी इनसे मुलाकात हो, धीरे धीरे होते होते मेरी श्रीमती तक बात आई। वर्षों उन्होंने बताया बादल जी को मैं जाती हूँ, और आपके इसको भाग्य, मेरे दुर्भाग्य से वो छतरपुर की हैं, तो आप भी छतरपुर के हैं, और आपके पिताजी से उनके पिताजी के बड़े नजदीकी संबंध रहे, शिक्षक थे, तो आपका बहुत स्वागत है। आदरणीय आचार्य जी के बारे में एक भी शब्द नहीं बोलूंगा, निःशब्द ही उनके लिए शब्द है। और हमारे प्रिय आशीष द्विवेदी, इनको बोला कि भाई इस कार्यक्रम में आपको हम रख रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं उन लोगों के बीच में, बड़े बड़े लोगों के बीच में क्या करूंगा, हमने कहा ये मेरा काम नहीं है, तुम जानो क्या करोगे, तो अभी करेंगे जो कुछ करना होगा इनको, तो हम लोग उसको अनुभूत करेंगे। मनोहर देवलिया जी जो है हमारे मोहल्ले के, इसके पहले दूसरे मोहल्ले में भी रहे, सागर में पढ़े, विश्वविद्यालय में मेरे 1-2 साल पीछे रहे, मतलब जूनियर थे, तो मुझसे देखा नहीं गया, तो मैं 2-3 साल फेल हुआ, उनको मैंने कवर कर लिया। आपके बड़े भाई गोविंद देवलिया जी और मैं पहली क्लास से साथ में पढ़े, 3वीं क्लास से साथ में पढ़े, बड़े अच्छे मित्र हैं। तो एक्चुअली ये जो कार्यक्रम हो रहा है और जिसमें ये सब उपस्थिति या महत्वपूर्ण जो मंच बना है, इसके पीछे गोविंद देवलिया जी का बहुत बड़ा हाथ है, और मैं प्रतिदिन उनसे आज तक, आज सुबह भी बात की, वो किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे, उनके हम एक बड़ा पारिवारिक फंक्शन है, लेकिन आप सब पधारे, आप लोगों का, हमारे प्रबुद्ध वर्ग यहाँ उपस्थित है, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे जो एक जिम्मेदारी दी गई थी स्वागत करने की, तो उसमें और कोई व्यंग्यात्मक स्वागत करना परंपरा और जुड़ जाती कि इस समय ऐसा करो तो जिससे लोगों को मजा आए, तो वो तो नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आज के आयोजन की रूपरेखा आपने सुनी, जैसी हम कल्पना नहीं कर सकते थे उस तरह की रूपरेखा हमको सुनने के लिए मिली। जैसी हम उम्मीद करते हैं कि रूपरेखा में क्या होगा, उससे कुछ एकदम अलग थी, और जो अलग था वो इसलिए क्योंकि इतनी आसानी से उन्होंने बताया उसको, क्योंकि अटल फाउंडेशन से वो जुड़े हैं, और आज की जो समस्याएं आई उस पर ये सटीक बैठती हुई कविता कि बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगा कर जलना होगा, कदम में बढ़ा कर चलना होगा। तो ऐसा ये आयोजन यहाँ तक पहुंचा बाधाओं के साथ। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ देवलिया जी को
कि ऐसे आयोजन, अभूतपूर्व आयोजन के लिए सागर में किया और इतने विशिष्ट अतिथि विशेषता हासिल किए हुए हमारे बीच में है। एक बार पुनः हम सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए आज का जो आयोजन है उसका जो मुख्य पाठ है, मुख्य केंद्र भाग है, उसके हेतु सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करूंगी कि पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम करने के लिए, विमोचित करने के लिए इस अभूतपूर्व पुस्तक को, बाधाएं पार कर आई हुई इस पुस्तक को विमोचित करने की कृपा करें। हम सभी इस आयोजन के साक्षी हैं। आप सभी से विनम्र आग्रह कि तालियों से इस पुस्तक को एक बार मनोहर के लिए तालियां, एक बार पुस्तक के लिए तालियां। सर को पुनः बधाई। और अब समय है जबकि श्यामलम के द्वारा लेखक का सम्मान किया जाता है, तो मंच द्वारा देवलिया जी के स्वागत हेतु मैं आग्रह करूंगी मंचीय अतिथियों से कि उनका स्वागत करें। और सम्मान पत्र वाचन हेतु मैं संतोष पाठक जी जो संयुक्त सचिव हैं श्यामलम के, उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। सम्मान पत्र श्री डॉक्टर मनोहर देवलिया, पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। परसाई की दुनिया वह थी जहां हंसते हंसते पाठक को अपनी व्यवस्था और समाज की सच्चाई का बोध होता था। उन गहराइयों के मर्म को समझने वाले डॉक्टर मनोहर देवलिया का जन्म मध्य प्रदेश के जिला सागर में पिता स्वर्गीय श्री राम नारायण देवलिया व माता स्वर्गीय श्रीमती दीपा देवलिया के घर में 31 मार्च 1953 को हुआ। डॉक्टर मनोहर देवलिया जी ने प्रारंभिक शिक्षा से एमए हिंदी साहित्य पीएचडी तक सागर में प्राप्त की एवं सागर में ही डॉक्टर हरि सिंह गौर महाविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष रहे। आपने हरिशंकर परसाई व्यक्तित्व एवं कृतित्व, शोध प्रबंध एवं जीऊंगा जिंदगी अभी और का संयुक्त संपादन किया। शीर्षस्थ पत्रिकाओं में लेखादि, आकाशवाणी से वार्ताओं का प्रसारण, अनेक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों का संयोजन भी आपने किया। अस्तु आज आपके द्वारा संपादित पुस्तक हरिशंकर परसाई की दुनिया के विमोचन पर हम आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित हैं। शुभकामनाओं सहित डॉक्टर सुरेश आचार्य संरक्षक, उमाकांत मिश्र अध्यक्ष, कपिल वैसाखिया सचिव। स्वागत होते होते एक आध दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि कहीं हंसी की एक रेखा तक नहीं है। हरिशंकर परसाई जी को ही देख लीजिए उनके चित्र में कि वो भी गंभीर होकर ही बैठे हुए हैं। और शायद मैंने हरिशंकर परसाई जी की किसी जगह मैंने पढ़ा हुआ था कि व्यंग और हास्य में एक क्षीण सी रेखा का अंतर है कि धीरे से जाकर दरवाजे को लॉक करो, धीरे से, बहुत प्रेम से, तो वो हास्य है, और जाके भड़ाक से लात मारो दरवाजे पे, वो हास्य है। और ये मैंने शायद डॉक्टर सुरेश आचार्य जी के मुंह से सुना हुआ था, मैंने सोचा आपके साथ साझा कर लूं। धन्यवाद। धन्यवाद पाठक जी। और सदन में उपस्थित आप सभी से भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि यदि आप लेखक संपादक जी का सम्मान करना चाहते हैं तो मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ।
अब समय है पुस्तक के संपादक श्री मनोहर देवलिया जी की अपनी बात करने का। मैं उनको ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। उनके वक्तव्य हेतु मनोहर देवलिया जी। कवि पद्माकर डॉक्टर हरि सिंह गौर को यहीं से नमन करता हूँ कि गौर सामना होके तो पता नहीं हम लोगों की दुर्घटना कहाँ कहाँ घटती है। परसाई जी के बारे में जैसा कि उमाकांत जी ने कहा था, पहुंचे कैसे वहां, तो थोड़ा उस पर चर्चा करूंगा। बहुत पहले किसी काम से जबलपुर गए थे, पता लगा परसाई जी यहाँ रहते, तो ऐसे मिल लिया। फिर हमारे में डॉक्टर कमला प्रसाद थे, तो अब नहीं है। एमए करने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें परसाई पर काम करना है। परसाई पर काम करना है, ऊपर की बात तो थी नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय तक परसाई पर किसी ने कुछ काम ही नहीं किया। सबसे बड़ी विडंबना ये थी, ना पुस्तक थी ना किताबें थी। जैसे तैसे सिनाप्सिस बनी। अब सिनाप्सिस बनी तो उसके पूरी रूपरेखा भूमिका बनानी थी। उसका भी समाधान हुआ। मेरे मित्र डॉक्टर कपिल तिवारी और कांति कुमार जी ने मिलकर वह दायित्व लिया और पूरा किया। तो ये दिक्कतें तो होती हैं। उसके बाद वो काम पूरा हो गया। फिर अब लगा कि किताब भी छपवाई जाए, वो भी छप गई। जहां से छपी थी पहली किताब साहित्यवाणी इलाहाबाद से, वो कोविड में समाप्त हो गए और प्रकाशन भी समाप्त हो गया। ये बड़ी दुखद बात रही, नहीं तो ये शायद न छपती। परसाई ने लिखा है, लेखक छोटा हूं और संकट बड़ा हूं। दूसरी बात, एक कवि है संपत सरल जी, अक्सर देखा हुआ टीवी पर आते हैं। ये मैंने नहीं पढ़ा, मैंने उन्हीं से लिखा। अब लिखा ये नहीं बात। देशभक्ति देवी देवताओं से सीखो, 33 करोड़ हैं। 1947 में देश के बंटवारे के वक्त कोई भी उस पार नहीं गया, सब यहीं। हरिशंकर परसाई समसामयिक हिंदी के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले लेखक हैं। वे केवल साहित्यकार की हैसियत से ही नहीं, गंभीरतापूर्वक नहीं पढ़े जाते, बल्कि समय, समाज और देश को जानने और समझने के लिए भी उनको पढ़ना जरूरी माना जाता है। एक तरह से परसाई को जो नहीं पढ़ता वह अपने समय और समाज और देश की वास्तविकता को जानने का दावा नहीं कर सकता। परसाई साहित्य में जो लोग दिखाई देते हैं, जो घटनाएं उभरती हैं, वो हमको बहुत जानी पहचानी लगती है, किंतु उनका मूल्यांकन करने वाली जो दृष्टि है, उसका विश्लेषण करने वाला जो नजरिया है, वह वैज्ञानिक और निर्मम है। यथार्थ का पूरा वस्तु जगत
संपूर्ण परंपरा और वैज्ञानिक दृष्टि के साथ वहाँ उपस्थित है। परसाई इतने सहज लेखक हैं कि अपनी सहजता में असाधारण हो जाते हैं, ठीक प्रेमचंद की तरह। स्वतंत्रता के पहले के भारत को जानने के लिए जैसे प्रेमचंद हमारे साथी, पथ प्रदर्शक और राजदा हैं, ठीक उसी तरह स्वतंत्रता के बाद के भारत को जानने के लिए हरिशंकर परसाई को समय समाज की जो दुनिया मिली है वह दीमक लगी हुई है दुनिया है, किंतु परसाई दीमकों से ना तो हार मानते हैं, ना ही दीमक लगी दुनिया से निराश होते हैं। एक तरह से अपने साहित्य का कैंसिंग लिए हुए वे दीमकों को खत्म करने के लिए कटिबद्ध हैं, इस विश्वास के साथ कि काम भले ही मुश्किल हो, असंभव नहीं है, भले ही समय साध हो, पर किए जाने योग्य है, कभी प्रेमचंद द्वारा, कभी परसाई के द्वारा। एक जगह परसाई ने लिखा है, प्रेम करना जरूरी है, प्रेम में ठगना जरूरी है, जब प्रेम बहुत गहरा हो जाता है तब प्रेम का प्रेमी को छलिया, कपटी और ठग करने लगती है। जो जितना बड़ा ठग होगा वह उतना ही बड़ा प्रेमी होगा। रानी केतकी की कहानी, ईसा अल्लाह खां की कहानी रानी केतकी की कथा के तंत्र पर लिखी गई है। एक कल्पित कथा है जिसमें पात्र और घटनाएं कल्पित होने के बावजूद सब कुछ ताजा और समकालीन लगता है। हालांकि आचार्य जी ने इसकी चर्चा के लिए कहा था मुझसे कि चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे पास जो रचनावली है उसमें 27 पेज में से होल है कुछ पेज, इसलिए मैं उसको पूरा नहीं कर सकता। हिंदी गद्य की परंपरा में भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र निराला, प्रेमचंद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, यशपाल, जैनैन आदि लेखकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के बाद जैसे कविता के क्षेत्र में विभिन्न आंदोलन जन्मे, वैसे गद्य के क्षेत्र में भी ये आंदोलन कुछ तो वैचारिक थे और कुछ रूपात्मक। वैचारिक आंदोलनों में शामिल गद्यकार जनतंत्र का गद्य लिखना चाहते थे, वे गद्य की अभिव्यक्ति का समूचा माध्यम बनाने के लिए आतुर थे, पूरी अभिव्यक्ति चाहते थे, मनुष्य के भीतर की तमाम अनुयोजनों को सुनकर शब्द को शकल में ढालना चाहते। इस दौर में गद्य लेखक का सरोकार निश्चित ही जीवन के क्षेत्रों को पकड़ना नहीं, बल्कि एक व्यापक जीवन अनुभव को शामिल करना था। वस्तु जगत की दृष्टि से आजादी के बाद गद्य को बहुत व्याप्ति मिली, उसी अनुपात में भाषा, शैली, रूप, बिंब, प्रतिबिंब सभी में परिवर्तन आया। नाटक, निबंध, उपन्यास, रिपोर्टाज, आलोचना, पत्रकारिता आदि सभी विधाएं अपने अपने रूप को लेकर उतरी। कुछ लेखकों ने कहानी, निबंध, उपन्यास जैसी विधाओं में से एक को चुना, कुछ लेखकों ने कई विधाओं को चुना और उन पर लिखा भी। इस परिदृश्य के बीच कहानीकार के रूप में और नई कहानी आंदोलन जिसमें प्रमुख है, इसमें कमलेश्वर, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, तो दूसरी ओर अमरकांत, भीष्म साहनी, हरिशंकर परसाई जैसे लेखक हैं, और उपन्यास के रूप में रेणु, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी या दूसरे अन्य कई नाम हैं। निबंध लिखना इस समय कम हो गया था। ललित निबंधों के नाम पर विद्यानवास मिश्र, कुबेरनाथ, विवेकी राय आदि मिलते हैं, या फिर पुरानी पीढ़ी के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। परसाई की तरह सोचने समझने वाले लोगों को जैसे लिखना ही छोड़ दिया था। परसाई ने विधा के रूप में कहानी, उपन्यास, निबंध, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि का चुनाव किया। इन विधाओं के जरिए उन्होंने व्यंग की स्पिरिट को एक नया आकार प्रदान किया। यहाँ कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग व्यंग को विधा मानते, जबकि व्यंग विधा नहीं है। व्यंग एक स्पिरिट है जो उपन्यास, कहानी, नाटक सभी में शामिल हो सकती है। परसाई की रचनाशीलता के मूल में सक्रिय चिंताओं और प्रतिक्रिया खोज पड़ताल का काम कई मायनों में बहुत कठिन और एक हद तक चुनौतीपूर्ण भी है।
परसाई के संदर्भ में यह किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं लिखा हूँ, एक ईमानदार स्वीकृति है। समीक्षा के लिए यह चुनौती यहाँ से शुरू होती है कि वे रचनाएं बहुत ही सहज हैं, अत्यंत रोचक और संप्रेषणीय, अमूर्त की कोई जटिलता वहाँ नहीं है, किंतु अपनी सार वस्तु में वे रचनाएं सहज रचनाएं हैं, सहज रचनाएं नहीं हैं। इस अर्थ में उनकी रचनाओं की सहजता को सरलता मानने का भ्रम गलत नतीजों तक ले जा सकता है। वे अपनी अंतर्लय में बेहद जटिल हैं और उस जटिलता को देख सकना समीक्षा कर्मी के सामने बहुत बड़ा मुश्किल कार्य भी है। सहज रचना के नाम के मर्म पर पड़ताल करने और औजार दुर्भाग्य समीक्षा ने विकसित नहीं किए। प्रभात त्रिपाठी ने इसी कानून में लिखा है कि हिंदी समीक्षा ने रचनात्मक जटिलता और सौंदर्य की जो सक्रिय परिभाषा गढ़ रखी है, उसमें बंधकर परसाई की रचना को समझ पाना मुश्किल है। मुश्किल यह है कि परसाई जिस भाषा में लिखते हैं वह आसान है और पूरा सरल है। इन दोनों ही बातों को नई समीक्षा शक की नज़र से देखती है, लेकिन परसाई की भाषा ठेठपन है। परसाई की भाषा में ठेठपन है, उसी से यह बात स्पष्ट होती है कि परसाई को इस या उस समीक्षा की फिक्र नहीं है। व्यंग्य लिखना बहुत गंभीर और दायित्वपूर्ण कर्म है। इसके लिए नैतिक साहस की ताकत लगती है। उसमें स्थितियों से सीधी मुठभेड़ होती है और चेहरे नंगे करने पड़ते हैं। प्रतिबद्धता के गहरे सरोकार के साथ नैतिक साहस का आदमी लगता है व्यंग्य लेखन के लिए। हमारे समय दोनों ही दुर्लभ लेखकों के लिए बहुत सारा व्यंग्य लेखन लिखे जाने के बावजूद साहित्य व्यंग्य हमारे पास बहुत ही कम है। परसाई असंभव अद्वितीयता के लेखक नहीं, वे संभव सामान्यता के साहसी कलाकार हैं। संभव सामान्यता जीवन की वह जीवन जो छोटी छोटी दैनिक स्थितियों से बनता है और हमारा समय अपनी पूरी विद्युतता के साथ मौजूद होता है और आदमी अपनी पूरी खूबियों और क्षुद्रताओं के साथ। बेशक इसमें चुनाव शामिल होता है व्यंग्य लेखक का क्या महत्वपूर्ण है जिसे उठाया जाए और क्या महत्वपूर्ण है जिसे छोड़ा जाए। परसाई की रचनाओं में इस विश्लेषण और मूल्यांकन विषय में यह उल्लेख करना जरूरी है कि कई बार बहुत छोटे छोटे मुद्दे जिसे हम महत्वहीन मानकर छोड़ देते हैं रचना में उठाया जाता है। उनके बहाने प्राय जीवन की किसी बहुत बड़ी अर्थव्याप्ति तक उसे ले जाया जाता है। अर्थव्याप्ति का यह विस्तार ही परसाई के व्यंग्य की अन्यतम विशेषताओं में एक है। एक छोटी सी दैनिक घटना, परिस्थिति, अंतर्मुख भाव, विचार कितने तक महान अर्थ को ले जाते हुए और अनुभव का विचार को जिस स्थिति अथवा विचार बिंदु पर वे पहुँचते हैं, किसी भयानक सामाजिक विद्युत साक्षात्कार का नंगा साक्षात्कार करते हैं, कोई उच्च भूमिका या किसी अंतर्विरोध का मार्ग में उद्घाटन करते हैं। सो इसी अर्थव्याप्ति की भूमिका पर उनकी व्यंग्य चेतना का मर्म आरोपित होता है। हरिशंकर परसाई समसामयिक हिंदी साहित्य के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले लेखक है। वे हैसियत से गंभीरता पूरे जाते हैं। अपने समय और देश को समझने के लिए उनको पढ़ना जरूरी माना जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मनोहर देवलिया जी ने परसाई जी के बारे में चर्चा की और हम सब परसाई जी को जानते हैं। मैं जितना समझ पाई कि कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं कि उनको भी उन्होंने वो कर दिया। कहते हैं कि व्यक्ति अकेले में नहीं हंस सकता, पर यदि आप अकेले में परसाई जी को पढ़ते हैं तो अपने आप को हंसने से रोक नहीं सकते। एक बार नहीं, जितनी बार आपको याद आएगा आप हंसेंगे, जोर से हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और जितना हंस सकेंगे उतनी हंसी आपको जितनी हंसी आपको आएगी उतना आप हंसेंगे। तो ऐसे सशक्त हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई जी के ऊपर जो लेख लिखे गए उनका संपादन करने वाले देवलिया जी की पुस्तक का यहाँ पर विमोचन हुआ और अब समय है वक्तव्य का। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगी श्री राजेश बादल जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, भोपाल से हमारे बीच पधारे हैं। और इसके पहले कि बादल जी खड़े हों, उनके बारे में
कुछ आपको बताना चाहती हूँ। उनका जीवन परिचय, उनका जो भी हासिल किया है उन्होंने जीवन में, जो कुछ उन्होंने किया है उसको आपको बताना चाहती हूँ। 40 वर्ष से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। दैनिक जागरण, यूएनआई, नई दुनिया, नवभारत टाइम्स और रविवार जैसे समाचार पत्र पत्रिकाओं से प्रारंभ हुआ सफर रेडियो और टेलीविजन के जरिए फिल्म निर्माण और डिजिटल माध्यम के नए अवतारों के संग चल रहा है। संघर्ष और सरोकारों वाली पत्रकारिता आप निरंतर करते हैं। भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता की पहली पीढ़ी में से एक पत्रकार हैं आप। पहले स्वदेशी चैनल आज तक के साथ 10 साल तक आपने काम किया है। विशेष संवाददाता को लेकर संपादक तक का सफर आपने पूरा किया है। टेली न्यूज, बीएजी फिल्म्स, इंडिया न्यूज, वॉइस ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक और एसोसिएट समूह के संपादक रहे हैं। करीब 8 साल तक भारत की संसद के दूसरे चैनल राज्यसभा टीवी के संस्थापक संपादक और कार्यकारी निदेशक रहे हैं। टीवी समाचार पत्रिका परा के विशेष संवाददाता, सन 1977 से लगातार विधानसभाओं और लोकसभा के चुनावों का कवरेज किया है। रेडियो और दूरदर्शन पर 1 दशक तक समाचार वाचक और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रस्तुतकर्ता रहे हैं। 100 से अधिक डॉक्यूमेंट्री और 10,000 से अधिक टीवी रिपोर्ट्स आपने बनाई हैं, तैयार की हैं। 5,000 से अधिक आलेख प्रकाशित हैं। मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 38 साल से सक्रिय हैं। विज्ञान पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने लघु फिल्मों का निर्माण किया है। महात्मा गांधी सम्मान, राष्ट्रीय राजेंद्र माथुर सम्मान, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता सम्मान जैसे अनेक सम्मान से आप विभूषित हुए हैं। संप्रति आप हिंदुस्तान नवनीत उजाला, लोक समाचार, हिंदुस्तान जनसत्ता सहित अनेक समाचार पत्रों के लिए स्वतंत्र लेखन करते रहे हैं। ऐसे पत्रकारिता के जितने भी आयाम हैं उनको छूने वाले, स्पर्श करने वाले राजेश बादल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम उनको लाइव सुनेंगे। आइए सर। धन्यवाद अंजना जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीधर जी, जो मेरे पत्रकारिता के सफर के साक्षी रहे हैं और उनसे बहुत कुछ मुझे जिंदगी में सीखने को मिला है। 40 साल क्या 50 साल हो गए, अब तो ये 10 साल पुराना आपने मेरा जीवन परिचय दिया है, तो परसाई जी के कार्यक्रम में तो चल सकता है ना ऐसा। 10 साल पुरानी चीज भी बूढ़े लोगों की तरह जैसे सीनियर सिटीजन हो, तो वो अखबार भी अगर 4-6 दिन पुराना हो तो पता नहीं चलता कि आज का अखबार पढ़ रहे हैं या 4 दिन। तो श्रीधर जी मेरे पूरे सफर के गवाह हैं। आदरणीय डॉक्टर सुरेश आचार्य जी, जिनको सुनना हमेशा अच्छा लगता रहा है, पढ़ना अच्छा लगता रहा है। डॉक्टर मनोहर देवलिया जी, जिन्होंने अभी अभी अपने 2 हादसे सुनाए। मुझे लगता है कि अपने आप में परसाई जी के कार्यक्रम में अगर ऐसा ना हो तो आपकी किताब, हर किताब एक हादसा है। पहली किताब छपी तो वो क्या आप कह रहे थे कि 27 पेज गुम हो गए। दूसरी किताब छपी तो वो कोविड वाला मर गया। तीसरी किताब आई तो वो किताब छप के ही नहीं आ पाई। तो ऐसा होना, अगर परसाई जी पर कार्यक्रम करेंगे तो ये हादसे तो होंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अभी एक और बात आई कि परसाई जी बड़े गंभीर हैं। पता नहीं क्या होता है कि जो व्यंग वाला मामला होता है उसमें हम लोग इतने ऊपर से गंभीर होते हैं, लेकिन हमारे जो उनका एक एक शब्द हमें जो है चुटकी ऐसे अंदर ही अंदर विरोध करता है कि हम लोग हंस हंस के ठहाके लगाते हैं अकेले में। सार्वजनिक जीवन पर उनका एक गंभीर चेहरा है। शरद जोशी को आपने कभी नहीं देखा होगा, 81 में हमने उनको सुना था पहली बार, तो बड़े गंभीर होकर के वो जो है अपना कवि सम्मेलन में गद्य पढ़ रहे थे। बताइए, कवि सम्मेलन में गद्य कोई पढ़ता था उस जमाने में? लेकिन हर परसाई जी की परंपरा थी। तो और मैं देख रहा था कि पंडाल में जो
जो श्रोता थे वो हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे, लुढ़क पुढ़क हो रहे थे। तो ये शरद जोशी थे, उस परंपरा को ज्ञान चतुर्वेदी भी निभा रहे हैं। आपको ज्ञान चतुर्वेदी के आप व्यंग सुनेंगे उनसे तो ऐसा लगता है कि सारे ब्रह्मांड का वजन एक ग्लोब की शक्ल में उनके सिर पर है, कभी मुस्कुराते ही नहीं है वो। तो ये कुछ है परंपरा व्यंग के साथ में, मैं नहीं जानता ऐसा क्यों है। संपत सरल का भी जिक्र आप कर रहे थे, संपत सरल को भी आप देखिए कभी मंच पे ठहाका लगाते आपने नहीं सुना होगा। और एक और है वो हरियाणवी कंपनी, 4 लाइना सुना रहा हूँ, वो जो कहते हैं सुरेंद्र शर्मा जी, उनको कभी आपने, ये कुछ है, रिश्ता है। हंसाने वाले खुद नहीं हंसते, अपने आप पे अकेले में हंसते हो तो हंसते हो। बहरहाल, लेकिन मैं कोई बहुत लंबा भाषण देने नहीं आया हूं, मैं तो आप जैसे विद्वानों को केवल सुनने आया हूं। और मन की गति देखिए कितनी तेज होती है। जब ये किताब की कहानी सुना रहे थे आदरणीय उमाकांत मिश्र जी, श्यामले के जो अध्यक्ष हैं, कि कैसे वो छपके नहीं आई और कैसे क्या हुआ, तो मुझे एकदम उसका जिक्र थोड़ा सा आप किनारे तक गए और आपने किया। मैंने किसी जमाने में रानी नागफनी की कहानी पढ़ी थी, हैं? और जैसे ही वो किताब नहीं छप के आई, फिर आपने ताबड़तोड़ कुछ इंतजाम किया। और देखिए इसमें सागर छपी तो सागर से ही होगी मेरे ख्याल, ये जो 10 प्रतियां हैं, लेकिन वो श्रेय ले रहा है दिल्ली वाला, जिसमें नाम दिल्ली वाले का छपा हुआ है। अब देखिए ये भी एक व्यंग है जिसको आप जो है वो, लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, जब नहीं आई तो मन की गति कैसी होती कि मुझे याद आता है कि रानी नागफनी की कहानी में जो एक राजकुमार अस्तभान है और जो राजकुमारी नागफनी है, दोनों आत्महत्या करने के लिए जाते हैं और आत्महत्या वाले डिपार्टमेंट से परमिशन लेते हैं। नर्मदा के किनारे दोनों की के टेंट लगते हैं, उनका पंजीयन होता है, उनको टोकन मिलता है कि अब आपका आत्महत्या का नंबर इस क्रम पर है। अब वो राजकुमार और राजकुमारी दोनों निकलते हैं अपने अपने नंबर आने के कुछ पहले, तो दोनों की नजरें मिलती हैं, तो उनकी जो है वो जो दास्तान है वो फिर अलग मोड़ लेती है। आत्महत्या का इरादा टल जाता है। राजकुमार अस्तवान, आप लोगों ने कोई याद होगा कि वो परीक्षा में कई बार फेल हो चुके थे, इसलिए आत्महत्या करने जा रहे थे। और रानी नागफनी, राजकुमारी नागफनी इसलिए थी कि वो 5 प्रेम उसके असफल हो गए थे। तो जो प्रेम का जिक्र आपने किया तो मुझे रानी नागफनी की कहानी का वो पैराग्राफ याद आ रहा था। और मुझे फिर वही याद आया कि वहां जब आत्महत्या, क्योंकि राजकुमार आत्महत्या कर रहा है, राजकुमारी आत्महत्या कर रही है, तो पत्रकार लोग जो है जा रहे थे वहां पे कवरेज के लिए। अब जब वो टल जाता है तो मुझे वो किताब का संस्मरण इसलिए एकदम याद आया कि किताब आ नहीं पाई। पत्रकार जो होते हैं बड़े इस मामले में बड़े निष्ठुर होते हैं, हम लोग भी उसमें शामिल करते हैं। वो कहते हैं कि जो है करेला मुखी उसकी सहयोगी होती है जिसकी शादी राजकुमार अस्तभान के मुफतलाल से होती है। वो बड़ी अद्भुत कहानी है, लेकिन कभी मिले तो पढ़िएगा। मुझे तो, मैं ये कह रहा था कि मन की गति इतनी तेज होती है कि 1 सेकंड में मैं 40 साल या 45 साल पीछे चला गया। और वो मुझे उस किताब के नहीं छप के आने के बाद वो वही निराशा हुई, या आपको निराशा हुई, जो उन पत्रकारों को हुई होगी जो रानी नागफनी की कहानी में कहते हैं कि पत्रकार के लिए मौत केवल एक हादसा नहीं है, समाचार है। वो कहते हैं अगर हम हर मौत पर रोने लग जाएं, पत्रकार कहते हैं, तो सारी जिंदगी हम रोते रहेंगे। आए दिन जाने कितनी मौतों का हमें खबर छापनी पड़ती है। और जो भी वीआईपी मौत होती है, महत्वपूर्ण मौत जो होती है, वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और महत्वपूर्ण होती है। कब कोई वीआईपी मरे और हम बढ़िया समाचार लेंगे। हम लोग आपस में करते हैं, अखबारों के दफ्तरों में बात करते हुए, मजा आ गया, आज क्या मौत की खबर लिखी। तो मौत अगर असाधारण, और फिर वो भी एबनॉर्मल कंडीशन में हो जाए, साधारण परिस्थितियों में हो जाए, तो फिर पत्रकार वो लिखते हैं उसमें कि वो हमारे लिए वरदान है। तो उस दिन पत्रकार वो बड़े खाली हाथ लौट गए और उनको बड़ी निराशा हाथ लगी उस बात की। लेकिन अब दूसरी बात एक और है, परसाई जी को अगर आप पढ़ेंगे, डॉक्टर देवलिया साहब ने अपनी भूमिका में लिखा है, उसका जिक्र किया है परसाई साहब का, कि उसमें देखिए किस दौर की बात करते। पहले मैं एक बार उसकी बात भी कर लूं, एक रानी नागफनी की कहानी, फिर आता हूं देवलिया जी के।
दो राजाओं का जिक्र है उसमें, एक राखड़ सिंह का और एक निर्बल सिंह का। अब देखिए उस दौर में पूंजी का जो शुरुआत होती है, पूंजी का प्रभाव उस दौर की वैश्विक सियासत में, उसको कितने चुटीले अंदाज में पेश करते हैं। अमेरिका की भूमिका को आप याद कीजिए, और मैं एक पैराग्राफ उसका पढ़ के सुनाता हूं कि अमेरिका आज रूस और यूक्रेन और यूरोप जो चल रहा है वो उस समय उन्होंने लिखा था। हालांकि उस समय भी कुछ ऐसे युद्ध, ईरान इराक का युद्ध हो रहा था, और जो उससे पहले 53 के उसमें आप जाएं तो कोरिया वाला युद्ध हुआ था। तो अमेरिका की उस भूमिका को उन्होंने किस तरह से लिखा कि राजा राखड़ सिंह और निर्बल सिंह दो राजा हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह। तो वो एक तीसरा जो है उसको 10,000 तलवारें दे देता है, जाओ तुम सुरक्षित हो। अब दूसरे को मालूम पड़ता है कि यार उसको तो 10,000 तलवारें मिल गई, तो वो भी जो है ये कहता है कि हमको भी तलवारें चाहिए। तो जिससे तलवारें सप्लाई की हैं 10,000 तलवारें उसकी भी बिक जाती हैं वहां पे। जब तलवारें बिक गई, दोनों तरफ हो गई, तो फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। तो अब पहले राजा ने कहा कि यार उसके पास भी 10,000 तलवारें हो गई, 10,000 तलवारों का काउंटर क्या है मेरे पास। फिर वो जाता है तीसरे के पास जहां से हथियार बिक रहे हैं, तो वो उसको 10,000 भाले दे देता। 10,000 भाले पा गए, 10,000 भाले पा गए, तो दूसरे को भी उन्होंने 10,000 भाले बेच दिए। युद्ध का उन्माद बढ़ता गया, बढ़ाते गए वो युद्ध का उन्माद, और यहां तक के परेशान हो गए। एक दिन क्या हुआ, दोनों राज्यों ने आपस में संधि कर ली, सन्नाटा हो गया, हथियार बिकने बंद हो गए। अब क्या करें। तो वो राज्य जो है जो हथियार बेच रहा था, देखिए अमेरिका का इशारा, अमेरिका की ओर इशारा कितनी सफाई के साथ करते हैं। वो कहते हैं अब संधि हो गई, अब हथियार नहीं बिक रहे हैं, क्या करें। तो 100 सैनिक अपने एक राजा की सीमा पर भेज देता है और वो उस पर हमला कर देता है। तो वो डर के मारे वो दूसरा फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, और फिर युद्ध जो छिड़ता है उसमें उसका इतने हथियार बिकते हैं कि उसका सारा बिजनेस उसका अच्छा चल जाता है और मुनाफे में पहुंच जाता है। एक ये संदर्भ जो है मुझे याद आया, और मैं जो जिक्र कर रहा था कि देवलिया जी ने जो लिखा है उसमें परसाई जी के हवाले से, मैं इसके साथ ही अपनी बात लंबी नहीं खींचूंगा 2-3 मिनट में, क्योंकि आप श्रीधर जी को और आचार्य जी को और आपको सुनना बहुत मेरे लिए भी एक सुअवसर है। तो वो उन्होंने लिखा है कि जो जीवन में तटस्थ है वो व्यंग्य लेखक नहीं बल्कि जोकर है। साफ लिखा है उन्होंने। कोई भी सच्चा लेखक जो है वो सामाजिक संदर्भों से कट के नहीं रह सकता। कितनी बड़ी बात है। आखिर व्यंग्य किस पर किया जाएगा? व्यंग्य उन्हीं पर तो किया जाएगा कि जो समाज में झूठ फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, वो अन्याय और विसंगति पैदा कर रहे हैं, उन्हीं पर तो लिखा जाएगा। बड़ी आसानी से उन्होंने 2 लाइन में अपनी पूरे सफरनामे को उन्होंने उसकी व्याख्या कर दी है। तो लेखक तटस्थ नहीं रह सकता, और तटस्थ इसलिए नहीं रह सकता कि मैं अक्सर पत्रकारिता के विश्वविद्यालयों में जाता हूँ, तमाम हिंदी विभागों में जाता हूँ। मैं एक बात करता हूँ, हमारे यहाँ आजादी के बाद कुछ गड़बड़ हुई है कि हिंदी में या पत्रकारिता में या जहां भी पढ़ाया जाए, कहीं ना कहीं एक व्यंग्य पत्रकारिता होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि आजादी के पहले चूंकि अंग्रेज हुकूमत सेंसर करती थी इसलिए, और ब्रिटेन में चूंकि पद्य पत्रकारिता नहीं होती थी, कविताओं में पत्रकारिता नहीं होती थी, इसलिए हमारे क्रांतिकारियों ने कविताएं लिखना शुरू कर दिया, और वो पद्य पत्रकारिता कहीं नहीं पढ़ाई जाती। और मैं केवल 4 लाइनें उसकी सुना देता हूं कि पद्य पत्रकारिता क्या होती थी। कि जो कोई पूछे तो कि कौन हो तुम, तो कह दो बागी ये नाम अपना, जुल्म मिटाना हमारा पेशा, गदर का करना ये काम अपना, नमाज संध्या यही हमारी, धर्म कर्म सब यही है यारो, यही खुदा है और राम अपना। अब इसमें मैसेज भी है, पद्य पत्रकारिता भी है। या एक और इस तरह का था कि इश्क का नगमा, अपने देश वतन के प्रति प्रेम की बात जो है, इश्क का नगमा जुनू के साज पे गाते हैं हम, अपने गम की आग को पत्थर से पिघलाते हैं हम, जाग उठते हैं तो सूली पर भी नींद आती नहीं, और वक्त आ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं हम। ये पद्य पत्रकारिता हमारे यहाँ नहीं पढ़ाई जाती, व्यंग्य पत्रकारिता हमारे यहाँ नहीं पढ़ाई जाती। अदम गौंडवी साहब ने करीब 55 साल पहले एक लिखा था। आप इस कविता को सुनिए और बताइए कि यह हास्य है, व्यंग्य है, व्यवस्था के प्रति आक्रोश है,
या हरिशंकर परसाई जी की परंपरा का। हजारों रास्ते हैं सिन्हा साहब की कमाई के, महज तनख्वाह से नखरे निपटेंगे क्या लुगाई के। हजारों रास्ते हैं सिन्हा साहब की कमाई के, महज तनख्वाह से नखरे निपटेंगे क्या लुगाई के। मिसेस सिन्हा के हाथों में जो बेमौसम खनकते हैं, पिछली बाढ़ के तोहफे हैं कंगन ये कलाई के। टीवी का नया सेट ऊपर उस टिपाई के, टीवी का नया सेट उनके ड्राइंग रूम में देखो, पिछली बाढ़ का तोहफा है। ये ड्राइंग रूम में जो है इस तरह का कुछ है, पिछली बाढ़ का तोहफा है वो टीवी का नया सेट, पिछली बाढ़ का तोहफा है उस टिपाई पे। भारत माँ की एक तस्वीर मैंने यूं बनाई है, बंधी है बेबस गाय खूंटे में कसाई की। ये मैकाले के बेटे खुद को न जाने क्या समझते हैं, इनके सामने तो हम हैं थारू तराई। तो ये एक व्यंग है, और ऐसे व्यंग मतलब ये कभी चर्चा होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग तो 1:20 पे आ गए थे, लेकिन हमने भाई साहब से कहा था कि सागर चिंता ना करो, आप 60 मिनट का 1 मिनट होता है, 2:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, आप देख लीजिएगा। हम लोग बुंदेलखंडी लोग इतने आराम तलब हैं कि हमारे लिए 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा पौन घंटा का कोई मतलब ही नहीं होता। तो एक आखिरी बात से मैं क्या कहते हैं, एक तो ये बात इसलिए कि नोटिस जो भी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं या जहां भी कर सकते हैं, कम से कम हास्य व्यंग पत्रकारिता पर, संसदीय पत्रकारिता पर, विज्ञान पत्रकारिता पर, खेल पत्रकारिता पर, और तमाम विधाएं ऐसी हैं जिन पर पत्रकारिता कहीं भी पाठ्यक्रमों में शामिल नहीं है, वो उन पर अमल होना चाहिए। और एक बस मैं समापन में भी बात पढ़ देता हूं कि देवलिया जी ने अपने उसमें लिखा है परसाई जी के हवाले से कि परसाई जी केवल साहित्यकार की हैसियत से ही गंभीरता पूर्वक नहीं पढ़े जाते, बल्कि अपने समय, समाज और देश को जानने और समझने के लिए उनको पढ़ना जरूरी माना जाता है। एक तरह से जो परसाई को नहीं पढ़ता वो अपने समय, समाज और देश की वास्तविकता को समझने का दावा नहीं कर सकता। धन्यवाद। बहुत ज्ञानवर्धक उद्बोधन आपका, और 100% ये बात आपकी सच कि जो परसाई जी को नहीं पढ़ता वो अपने समाज को नहीं पहचान पाता। और अब इस क्रम में मैं हमारे सागर नगर के इंक मीडिया इंस्टीट्यूट के संचालक जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी। उसके पहले आपको बताना चाहती हूँ कि आशीष द्विवेदी जी लेखक हैं, बहुत ओजपूर्ण वक्ता हैं और मीडिया के अध्यापक हैं। विगत 25 वर्षों से मीडिया शिक्षण, प्रशिक्षण और लेखन से जुड़े हुए हैं। सागर विश्वविद्यालय के जनसंचार एवं पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और पीएचडी भी की है। उनकी 4 पुस्तकें राष्ट्रीय दायित्व और हिंदी पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता के आयाम, संवाद शास्त्र और विज्ञापन का जादू प्रकाशित हो चुकी हैं। देश भर के विभिन्न मंचों पर आप व्याख्यान दे चुके हैं। आपके पढ़ाए 300 से ज्यादा छात्र देश और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में जनसत्ता से प्रशिक्षण के साथ और नवभारत में आप संपादकीय विभाग से जुड़े रहे हैं। 2003 में जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग के संस्थापक रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय ग्वालियर में ही खेल पत्रिका की शुरुआत आपने की। 5 वर्ष तक यहाँ अध्यापन के उपरांत सागर में 2008 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से संबद्ध इंक मीडिया संस्थान को आपने प्रारंभ किया। विभिन्न मंचों पर आपके ओजपूर्ण वक्तव्य हो चुके हैं और 1 दर्जन से अधिक सम्मान आप प्राप्त कर चुके हैं। मैं आपको बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रही हूँ आपके ओजपूर्ण वक्तव्य को सुनने हेतु। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंजना मैडम। इस मंच पर जो लोग उपस्थित हैं, ये भी एक व्यंग इसलिए है, इस मंच पर जो लोग उपस्थित हैं उस
और जितना उनका अनुभव हो चुका है उतनी मेरी आयु नहीं है। अभी मैं राजेश बादल भाई साहब से उनकी पुस्तक देख रहा था, 50 साल की पत्रकारिता का अनुभव उनके पास है। श्रीधर जी तो अपने आप में संपादकाचार्य हैं, श्रद्धेय आचार्य जी और देवलिया जी, ये सब, मैं भी 47 वर्ष का हूं कुल जमा, ठीक है, और ये सब जो मूर्धन्य लोग विराजे हुए हैं उससे ज्यादा उनका अनुभव। तो मैं बहुत विनम्रता के साथ अपनी बात यहाँ रखूंगा, और जो त्रुटियां हो, जैसे कहते हैं ना कि जो त्रुटियां हो अपने से छोटा समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए। ये धृष्टता मैंने नहीं की, ये धृष्टता श्रद्धेय उमाकांत भाई साहब ने की, मुझे यहाँ खड़ा कर दिया। मैंने निवेदन किया था कि मैं व्यंग का व्यक्ति नहीं हूँ, पत्रकारिता थोड़ी बहुत समझता हूँ और थोड़ा बहुत और विषयों पर, लेकिन व्यंग के बारे में संभवतः पहली बार यहाँ बोलने का सुअवसर मिला है। कहते ना, नदा फाजली जी ने कहा है कि अच्छी संगत बैठकर संगी बदले लोग, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। तो उमाकांत भाई साहब जी की श्यामलम के साथ हम सब बैठकर उनकी मंडली और संगत और पंगत में मैं पत्रकारिता का व्यक्ति धीरे धीरे साहित्य में रुझान हो गया है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। ये उनकी करिश्माई है, उनके व्यक्तित्व का, उनकी पूरी मंडली का, कि हम सबको इस धारा में खींच लाए। और नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा कि अभी अभी मुझे पिछले कार्यक्रम में ये पता चला है कि अपने से बड़ों के नाम लेने से आपका पुण्य क्षय हो जाता है। तो मैं आप सबको यहीं से प्रणाम करता हूं। 2-4 लोग ही मुझसे अनुज होंगे, सब भारद्वाज जी हैं, प्रभात जी हैं, उन सबके नाम में ले सकता हूं, बाकी के नाम नहीं ले रहा हूं। विषय ऐसा है कि 9 रस होते थे और 10वां रस जो सबसे ज्यादा हम सबको प्रभावित करता है और हम सबके चेतन में बसा है, वो निंदा रस। और निंदा रस को देने वाले परसाई जी। निंदा रस का आस्वादन जब हम करते हैं तो अलग किस्म के आनंद में, अलग किस्म के संसार में विचरने लगते हैं। अभी बाहर जाके हम निंदा करेंगे 2 लोग तीसरे की, तो आप देखिए कितनी सुखानुभूति होती है, कितना आनंद आता है उस निंदा में। तो निंदा रस देने वाले परसाई जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो कृतियां हैं, जो अभी जो बातें हुई ना कि जो व्यंग्यकार हैं, उनके जो मुखमंडल हैं, उनके मुखमंडल को देखेंगे तो बड़े धीर गंभीर है, बड़े संजीदा है। केवल अपवाद में आचार्य जी होंगे जो उतने हंसोड़े भी है, उतना लिखते भी उतना अच्छा है। तो ये अपवाद है कि आपको ठहाका भी देंगे और साथ में उतना अच्छा लिख के गुनगुनाएंगे भी। ये दोनों खूबियां उनके पास। बाकी जितना को मैंने देखा, जिनके राजेश जी भाई साहब नाम लिए हैं, वो सब के सब, सुरेंद्र शर्मा जी से लेकर नागार्जुन जी तक, नागार्जुन जी जैसा लेखन करने वाला, उनने जो कविताएं लिखी हैं वो कितना तीखा व्यंग है। उनकी कविता पढ़ रहा था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी के ऊपर, इंदू जी क्या हुआ आपको, इतनी तीखी कविता है कि आप भूल गए। वो सुनता हूं, पढ़ता हूं, मुझे लगता है कि इतनी अद्भुत अभिव्यक्ति, इतनी अद्भुत अभिव्यक्ति है उसमें, और उस पर शासन प्रशासन और कोई उसमें सेंसर नहीं, कुछ नहीं। वो कविता गूगल पे जब मैं ढूंढ पढ़ रहा था तो धन्य रहेगा कि ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। उनकी चारित्रिक दृढ़ता, उनकी नैतिक दृढ़ता, उनके साहस को प्रणाम करता हूं बार बार कि आज ऐसे लिखने वाले 6 महीने जेल में रहना पड़ा था कविता के 6 महीने जेल में रहना पड़ा, लेकिन लिख तो दिया है ना। जैसे मुक्ति बोध जी कहते हैं, अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। उसी परंपरा के व्यंग्यकार जो होता है, उसी परंपरा का आपकी अंतर चेतना को झकझोर दे, वो व्यंग्य। पत्रकारिता तो बाह्य आवरण पर हल्का सा टच करती है, लेकिन जो व्यंग्य होता है, जहां तक मेरी समझ है, मैं अपनी समझ से बोल रहा हूं, आपकी अंतर चेतना को खतबना देता है, अंदर तक जाएगा आपके भीतर और चीर के रख देगा। और सबसे बड़े व्यंग्यकार इस पूरे भारतवर्ष में यदि मैं नाम लूं तो कबीर दास जी। कबीर दास जी से परंपरा शुरू होती है व्यंग्य की। मेरी अपनी जो क्षमता है बोलने की, समझने की, कबीर जी ने जो कह दिया, काकर पाथर जोड़कर या पंडित के बारे में या मुल्ला के बारे में, उतनी बेबाकी क्या होगी किसी व्यंग्यकार में? कोई कह पाएगा इतनी ताकत के साथ, इतने साहस के साथ? मुझे नहीं लगता कोई कह पाए। और उसके बाद की परंपरा, खंडन को, आडंबर को, पाखंड को, जो जो आप देखते हैं समाज में, उन सब के बारे में इस तरह से बोल देना, 2 टूक बोल देना, अब साहस नहीं बचा ऐसा किसी को। अब की पत्रकारिता में ऐसे लोग नहीं बचे, क्षमा के साथ में कहूंगा, अब की पत्रकारिता में वो नैतिकताएं नहीं बची। वो सारी चीजें धीरे धीरे
स्वाहा होती जा रही है। इस तरह से बोलने वाले लोग नहीं बचे, इस तरह से लिखने वाले लोग भी नहीं बचे। बड़ी विडंबना है वो तीक्ष्ण तरीके से लिखना। आप देखिए कैसे कैसे लोग रहे, कैसी कैसी बातें कहे गए उनके बारे में। मैं पढ़ रहा था तो वो अपने समकालीन लेखकों भी नहीं बख्श, लेखक जो होते थे उनको भी नहीं बख्श सकते थे। आप मैथिली शरण गुप्त जी के घर पर कोई जाता था तो उनके भाई और भतीजा उनको बाहर रोक के पूछते थे, ये बताइए कि बड़े कवि कौन है, महाकाव्य किसका अच्छा। वो कहते थे, यदि किसी ने कह दिया जयशंकर प्रसाद का साकेत तो उसकी बड़ी खिंचाई होती थी, उसको अंदर मिलने नहीं दिया जाता था कि तुमने साकेत की तारीफ की और तुमने हमारे जो मैथिली शरण गुप्त की रचना थी उसके बारे में नहीं कहा। तो ऐसी ऐसी विडंबनाएं रही है, उसके बावजूद लिखते रहे लोग। और मैं हमेशा इस मामले में पंच परमेश्वर के याद करता हूं कि बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात ना कहोगे। पत्रकारिता का ध्येय वाक्य तो यही होना चाहिए, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। तब ईमान की बात कहने वाले लोग धीरे 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 खत्म होते जा रहे हैं। उन्होंने हर एक साहित्यकार के बारे में लिखा है। एक उपेंद्र नाथ अस्क थे, उनके बारे में परसाई जी क्या लिखते हैं? परसाई जी लिखते हैं कि मैं जब अस्क जी के पास जाता हूं तो इतना बोलते हैं कि मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपने बारे में बोलेंगे ढेर सारा, फिर सारे साहित्यकारों की बुराई शुरू कर देंगे, सबकी कलंक कथाएं मुझे बता देते थे, तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। फिर उनसे अज्ञे जी से कभी मिले? उन्होंने कहा नहीं, अज्ञे जी से मैं कभी नहीं मिला। तो उनका चेहरा एक उदास दार्शनिक जैसा लगता है। उनसे मिलते हुए ऐसा लगता है कि उदास दार्शनिक से मिल रहा हूं जो 22वीं सदी की चिंताएं भारत की करना शुरू कर देगा। तो ऐसे ऐसे उनके जो ऑब्जर्वेशन है। और सबसे बड़ी बात जहां तक मैंने समझी है, व्यंग्यकार समाज का बहुत महीन ऑब्जर्वर होता है, बहुत महीन, सूक्ष्मदर्शी से चीजों को देखने वाले, बहुत अंदर की चीजों को देखने वाले। जब समझ यहां बैठे बैठे कैसे व्यंग हो सकता है, इस पूरी सभा का कैसे व्यंग हो सकता है, कहां क्या चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम लोग पत्रकारिता में भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, साहित्य में भी होता है अलग अलग विधाओं में, लेकिन व्यंग में जो मारक क्षमता है व्यंग की लेखन की, उसमें ऑब्जर्वेशन बड़ा जबरदस्त है। और ये भी देखिए कमलेश्वर जी, महान लेखक हुए कमलेश्वर जी, उनकी पत्रिका जब वो निकालते थे उसके पहले सारिका के कोई भी पत्रिका के बारे में लिखा है, मैं सबसे पहले परसाई जी से पूछ लेता था कि आप इसमें लिखोगे क्या। उन्होंने कहा क्यों? कि परसाई जी यदि लिखेंगे तो मेरा पूरी पत्रिका का कंटेंट एक तरफ है, मेरा संपादकीय एक तरफ है, और परसाई जी का स्तंभ उन सब पर भारी, इसलिए आप लिखिए मेरी पत्रिका। तो उससे आगे ये स्थिति थी कि सारिका का प्रिंट ऑर्डर जो था उसकी टीआरपी बहुत तेज बढ़ जाती थी जिसमें उनका आलेख होता था। ये परसाई जी की फ्रंट फाइलिंग थी, अद्भुत। धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती थे, और धर्मवीर भारती और परसाई जी विचारों के प्रतिकूल थे। और बेनेट कोलमैन कंपनी जो इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया चलाती है, उनकी भी प्रचारधारा के प्रतिकूल थे, लेकिन वो पाठकों के अनुकूल थे। इसलिए उस पत्रिका में महीने में एक बार कभी 2 बार परसाई जी कंटिन्यू छपते रहते थे। तो ये उनके लेखन की क्षमता थी, ये उनके लेखन का जादू था, ये उनका पाठकों से सीधा जुड़ाव था। और एक लेखक की सबसे बड़ी पूंजी यही होती है, उसका पाठकों से कितना अंदर का, कितना अंतर चेतना से उसका जुड़ाव कैसा है। इस मामले में परसाई जी को आज भी हम उसी भाव से याद करते हैं और सदैव करते रहेंगे। परसाई जी की एक और बड़ी बात जो है, उनके बारे में कमला प्रसाद जी ने लिखा है कहीं पर कि कबीर के बाद यदि मुझे उस परंपरा का कोई व्यक्ति मिला है तो परसाई जी, कबीर के बाद। तो कितना बड़ा कद कहलाए, कहां कबीर और कहां परसाई, तुलना देखिए। तो ये तुलना अतुलनीय जैसा बात हो गई। उसके बाद इस पूरी विधा को शरद जोशी जी ने और बाकी त्यागी जी ने, अलग अलग लोगों ने सराहा। त्यागी जी ने तो एक अच्छी बात कही थी उनके बारे में कि वह हमारे साहित्य के दिलीप कुमार थे। दिलीप कुमार थे, मतलब यदि वो लिख दें तो ऑटोमेटिक, जैसे ना जुबली स्टार जैसी होती थी रेटिंग, जुबली स्टार जैसी कोई पत्रिका या कोई अखबार, उसमें उनका कॉलम छप गया तो बहुत आगे उसकी फॉलोइंग चली जाती थी। तो ऐसे परसाई जी का जो जादू था, हम सबके बीच उनके ना रहने के बावजूद, अनुपस्थिति के बावजूद परसाई जी को हम याद कर रहे हैं। और परसाई जी का जो चिंतन है, जो उनकी गंभीर दृष्टि है, सागर से उनकी बड़ी कनेक्टिविटी रही। सागर मुझे जो पता चला है, मैंने 2-3 दिन खोजबीन जो की है,
सागर भी वो लगातार आते रहते थे और मुक्तिबोध सृजन पीठ से जुड़े रहे। तो सागर से उनकी कनेक्टिविटी कैसी रही है, व्यंग्य से उनकी कनेक्टिविटी कैसी रही है और कैसे आम आदमी से वो उनकी कनेक्टिविटी कैसी रही है। मैंने अपनी पुस्तक विज्ञापन का जादू लिखी है, उसमें जब मैं भाई की अपील पर लिख रहा था तो उसमें मैंने टार्च बेचने वाला उनका एक व्यंग्य बड़ा सुना। वो कहते हैं कैसे डराए जाते हैं, जैसे विज्ञापन डराते हैं ना आज के समय में कि रात में लाइट बिजली चली जाएगी, हाथ को हाथ नहीं सूझता है, आप पैर रखोगे तो आपके नीचे सांप आ सकता है, पैर आपके कांटों में बिध जाएंगे, है ना, चिंता मत कीजिए, बहुत सारा अंधेरा है। लेकिन दोस्तों सूरज छाप टार्च भी ये सूरज छाप टार्च लीजिए और अंधेरे को दूर भगाएगा। तो वो टार्च बेचने वाला जी रजनी जी पे लिखा हुआ, तो मैंने उसको पुस्तक के संदर्भ में देखा विज्ञापन में कि कैसे आज भय दिखाकर अपने प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं विज्ञापन की दुनिया में। वो परसाई जी हमें सिखा के गए। तो ऐसे अनगिनत बातें हम परसाई जी के जीवन से सीखते हैं और सबसे बड़ी बात ये सीखते हैं कि हम भीतर और बाहर से यदि एक से हैं तो हमारी लेखनी जो है वह अभी भी धार करती है, वार करती है, अभी भी लोगों को अंदर से झकझोर देती है। अब वैसे लिखने वाले इसलिए नहीं बचे हैं क्योंकि जो लिखा जाता है और जो बोला जाता है उस पर चलना, मैं सदैव कहता हूं, अत्यंत कंट का कीर्ण है। जो लिखा जाता है बोला जाए, लिख तो हम देंगे, बोल भी देंगे, लेकिन जब बारी आती है कि इस राह पर आप चल पाएंगे क्या, तो फिर हालत खराब हो जाती है। तो ऐसे जो दोनों बाह्य और आंतरिक रूप से एकाकार होते हैं, जिनकी कथनी और करनी में एका होती है, वही व्यक्ति परसाई बन सकता है, वही व्यक्ति परसाई बन सकता है। और ऐसे परसाई जी को याद करना, उनकी स्मृति को याद करना, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच परसाई जी को आज श्यामलम ने, मुझे लगता है कविताओं पर तो बहुत बात होती है, कहानियों पर भी बहुत बात होती है, लेकिन व्यंग्य पर ये एक ऐसा इकलौता कार्यक्रम, इतने मूर्धन्य व्यक्तियों को आप लेके आए, इतने विभूतियां मंच पर विराजी हुई हैं, इसलिए मैं श्यामलम का भी अभिनंदन करता हूं। और मैं व्यंग्य का व्यक्ति बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन जैसा अभी राजेश जी भाई साहब ने कहा कि व्यंग्य विधा भी पत्रकारिता में होना चाहिए, किस ढंग से अपनी बात को मारक तरीके से कहना है, ऐसे लिखने वाले लोग भी अब बचे नहीं। अब तो अखबारों में मुहावरे भी खत्म हो गए, लोकोक्तियां भी खत्म हो गई, अब सपाट बयानी होने लगी। धीरे धीरे हम ऐसे दौर में जा रहे हैं कि हमारी भाषा में जो लच्छेदार भाषा होती थी, जो कभी हम भास्कर के संपादक थे भाई श्रीवास्तव जी, उनको पढ़ के हम लोग पत्रकारिता करते थे, किसी व्याख्या को कितने सुंदर तरीके से लिखते थे। हमारे श्रीधर जी भाई साहब, जब मैं नवभारत में काम करता था, संपादक हुआ करते थे, तो ये इन सब की भाषाएं जो है उसमें साहित्य का भी पुट होता था, व्यंग्य भी था, मुहावरे भी थे, लोकोक्ति भी थी, सबका एक मिला जुला स्वरूप था। वो हमारे आपको समृद्ध बनाता था, उसमें मानस के अंश भी आते थे, उसमें साहित्य भी आता था। तो ऐसी भाषा अब वो भाषा नहीं बची। अब तो कहा जाता है कि आप सपाट कम्युनिकेटिव भाषा बनाइए, मास की भाषा बनाइए, सीधी संचारित हो जाए जो भाषा, उसमें ज्यादा लच्छेदार मत बनाइए। मैं अंतिम बात कहने के पहले पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी को याद करना चाहूंगा अभिव्यक्ति को लेकर। वो रोजाना शाम को त्रिकाल संध्या के नाम से 3 कविताएं लिखते थे सरकार के खिलाफ में, त्रिकाल संध्या, और बहुत तीखी कविताएं लिखते थे। एक बार उनके हार्ट में प्रॉब्लम हुई, सरकार ने उनको आश्वासन दिया कि आपका इलाज हम करवा देंगे सरकारी खर्चे पर, विदेश जाना पड़ेगा। उन्होंने नकार दिया। पूछा क्यों? क्योंकि कवि के हृदय में सरकारी पेसमेकर नहीं धड़क सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आशीष जी ने अपनी बात हम तक पहुंचाई, और अब हमारे लिए वह अभूतपूर्व समय आया है जबकि हम हमारे बीच में विराजमान श्री विजय दत्त जी श्रीधर, जिनको महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा पद्मश्री से अलंकृत किया गया है, उनको सुनने का हमें अवसर मिलेगा। उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा सा, भाई साहब। हमारी समस्या ये है कि कई बार परिचय में ऐसी बातें सुनना पड़ती है, हमें अपने बारे में पता नहीं होती, इसलिए मैं उससे बचता हूँ। श्यामलम के इस बहुत ही सारगर्भित आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम मित्र भाई सुरेश,
और जब उमाकांत जी को तकलीफ हो रही थी, सब गंभीर बैठे हैं, तो ये भूल गए थे कि हमारे भाई सुरेश साक्षात जंग की प्रतिमूर्ति है। और ये तो शनि चढ़ा के पंडित हैं। इनके बड़े बड़े ग्रंथ हमारे सप्त संग्रहालय में हैं, खूब पढ़े जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं मनोहर देवलिया जी को, और वो इसलिए कि उन्होंने परसाई पर बहुत गंभीरता से अध्ययन किया है और संपादन भी किया है, मौलिक लेखन भी किया है। उनका तो शोध प्रबंध ही परसाई जी पर है, इसलिए मैं उन्हें बहुत हार्दिक साधुवाद और बधाई देता हूँ। यह भी इस आयोजन में एक जंग ही माना जाएगा कि तरह तरह के बहाने से अपने आप को जंग से दूर बताने वाले आशीष ने इतना बढ़िया व्याख्यान दिया है, वो इतने सारे सूत्र बता दिए हैं कि मुझे लगता है इसके बाद और आशीष कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारा पहले का जो बहानेबाजी थी वो भी अपने आप में एक जंग ही था। मुझे लगता है हमको एक बात पहले समझना चाहिए कि हास्य अलग चीज है, व्यंग अलग चीज है। व्यंग से हंसी नहीं आती है, व्यंग से तो एक भीतर भीतर एक छटपटाहट होती है, एक चुभन होती है। और कुशल व्यंग्यकार वो होता है जिसको पढ़ते हुए आपको चुभन तो हो, आपको कसमसाहट तो हो, लेकिन आपको एक कहीं ना कहीं आपके चेतना में झंकार भी पैदा हो कि हाँ कुछ गलत हुआ है या सही ऐसा होना चाहिए था। तो व्यंग्यकार का काम लोक प्रहरी का भी होता है। हरिशंकर परसाई जी का जो लेखन है बड़ा सोपदेश्य लेखन था। वो एक राजनीतिक विचारधारा से बड़े गंभीरता से जुड़े हुए थे, लेकिन उनके समूचे लेखन में आपको समकालीन परिस्थितियों का दृश्य साक्षात होते मिलेंगे। आपको एहसास होता चलेगा बराबर कि हाँ ये तो ऐसा हुआ था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी जब दिल्ली में एक 1914 के पहले 2012-13 में एक बड़ी भारी नौटंकी हुई थी, जिसमें वो एक बूढ़े आदमी को अपहरण गांधी जी की टोपी लगा के गांधी की तरह प्रस्तुत किया गया था, और जिसमें उसी आदमी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के और एक बहुत बड़ा जोकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन बैठा था। वो राजनीतिक दुर्घटना थी बड़ी भारी, और इस समय पर बहुत बड़ा व्यंग था। उस समय हम लोगों ने लिखा कि लोगों को जगाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या छापना चाहिए, किस बात का प्रसार होना चाहिए। तो हरिशंकर परसाई के साहित्य में एक निबंध मिला है। सुरेश भाई आपको याद होगा 10 दिन का अनशन, 10 दिन का अनशन। और 10 दिन का अनशन इस बात पर था कि उन्होंने कहा जब बार बार हो रहा है, जयप्रकाश आंदोलन कर रहे हैं तो गांधी जी अनशन बैठ रहे तो उसे एक लड़की से शादी करना थी और उसके लिए वो अनशन पे बैठ गया था एक आदमी। और इतनी तरह की नौटंकियां उसमें हुई थी, तो वो वैसा ही बड़ा अगंभीर मामला था। वो वैसा ही वो लाल किले पे जो हो रहा था रामलीला मैदान पर, हम लोग वैसे ही लग रहा था, परिणाम भी उसके वैसे ही निकले। हरिशंकर परसाई के जो नियमित स्तंभ थे वो 2 अखबारों में लगातार छपते थे हर सप्ताह, एक तो नई दुनिया और दूसरा देशबंधु। और इन दोनों अखबारों में जिस दिन हरिशंकर परसाई का वो सुनो भाई साधो छपता था तो अखबार पढ़ना वहीं से शुरू होता था। बाद में फिर पत्रिकाओं में बहुत सारा उनका छपना शुरू हुआ, पुस्तकें भी उनकी बहुत सारी छपी। एक उनकी 10 दिन का अनशन की तरह उनकी और अद्भुत कहानी है, और वो व्यंग है, व्यंग कथा है। वो बैताल की 26वीं कथा। एक जज साहब को एक पापलिन का कपड़ा पसंद आ गया, लेकिन वो ईमानदार थे जज साहब बहुत। तो जज साहब को लगा कि महंगा है, तो हमारे वेतन में से जितना उनका था इसमें से हमारे बजट में नहीं आएगा ये। तो पसंद करके बेचारा चला अनमना हो गया, चला गया कि हम नहीं कर सकते। अब वो जो दुकानदार समझ गया कि ये इनकी कमजोरी है, तो एक दिन वो उनके घर में पहुंच गया और कहा कि ये मैं आपके लिए कपड़े 2 कमीज का कपड़ा लेके आया हूं, और ये हमको इतने भाव मिला है। ये हम जब खरीदने गए थे तो हम थोक के भाव में लाए थे, तो उसमें इसलिए इतने भाव पड़ जाएगा, तो उसका पैसा आप दे दीजिए।
और आपको कहाँ भाग दौड़ करोगे, मैं दर्जी को कह भी देता हूँ तो इसके सिर के भी दे देगा आपको। और उसकी सुनवाई होना थी, पेशी पढ़ना थी। जिस दिन उसकी पेशी पड़ी तो उस दिन सवेरे जाके वो जज साहब के घर में दे आया कमीज। जज साहब की तो कमजोरी हो गई थी वो, तो उसी दिन वही कमीज पहन के अदालत चले गए। और जब वो फैसला लिखने लगे तो उसके कफ जो होते हैं वो ऐसा उनके जकड़ने लगे कि वो फैसला वही लिखा जो उस व्यापारी के दुकानदार के हक में होता है। परसाई ऐसा चीजों को पकड़ते थे और उन चीजों को पकड़ते थे जो हमारी जिंदगी को एक तरह से नासूरों से भर रहा है, बहुत किसी तरह से जिंदगी को असहज बना देता है, जिंदगी को दूभर और दुष्कर और मुश्किल बना देता है। हरिशंकर परसाई वो चीजें ले आते थे। पर बहुत हुए हास्य और व्यंग्य वाले हमारे लेखक जीपी श्रीवास्तव रहे हैं, के सक्सेना रहे हैं, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी तो क्या है, क्लासिक माना जाता है। और कैसा व्यंग्य का उपन्यास है वो कि एक एक चीज जो आज से वो उसके साथ उसको छपे हुए 50 साल से ज्यादा हो गया, और आज भी वो भारत में लोकतंत्र की यदि दुर्दशा को देखना हो तो उपन्यास आज भी आपके लिए बहुत ही मौजूद लगता है। रामावतार त्यागी लिखते थे, ज्ञान अवस्थी भी लिख रहे हैं खूब। लेकिन शरद जोशी का एक व्यंग्य है और वो है पोस्ट ऑफिस। तो उन्होंने लिखा है कि यदि आजाद भारत में पोस्ट ऑफिस खोलते तो क्या क्या व्यवस्थाएं करना पड़ती। यदि आपको पोस्ट कार्ड खरीदना है, पहले जाके आप कलेक्टर के आवेदन देते कि मुझे पोस्ट कार्ड खरीदना है, तो फिर वहां से पूछा जाता कि आपको क्यों खरीदना है, इसमें क्या लिखोगे, किसको लिखोगे, क्यों लिखोगे। ऐसा वो पोस्ट ऑफिस क्या वो पूरा देखिए व्यंग लगता है कि यार क्या हो रहा है। आजकल कभी कभी हमको इस तरह की जो व्यंग की चुटकियां हैं, ये व्यंग्यवान है, बहुत तीखे हैं, तिलमिला देने वाले हैं, लेकिन वो बड़े अच्छे अंदाज में लोग कह देते हैं। जैसे कभी चला कि जंगल का राजा शेर, अब वो जब अपनी गुफा में जाता था तो वो देखता था कि उसके गुफा से थोड़ी दूरी पे एक चींटी बड़ी बनी हुई से लगी रहती थी। चींटी का काम है वो मिट्टी कुरेदती रहती है तो मिट्टी ऊपर निकलती रहती है। तो उसने देखा कि भाई ये गजब, तो उसने अपने दरबार में चर्चा की। इस बात की चर्चा ये की कि हम देख रहे हैं बड़े तल्लीनता से तन्मय होकर एक चींटी ऐसा वो कर देती से वो एक बन जाता है, और जबकि उसको कोई देखता नहीं, कुछ करता नहीं है। तो जैसे आज के जमाने में हमारी प्रशासनिक व्यवस्था होती है और तरह तरह की तरकीबें सुझा देती है मंत्रियों को, सरकार को, कि ऐसा कर दो जिसमें काम होता हुआ हो तो या तो बिगड़ जाए या फिर उसमें बहुत सारा विलंब हो जाए। रोज होती है खुरापात। हमारी प्रशासन व्यवस्था का नाम ही खुरापात है। तो दरबारियों को लगा कि ये तो सब राजा वैसा ना हो, हम सबसे ये कहे कि तुम लोग भी ऐसा काम करो जैसी वो चींटी करती है। तो उनने कहा कि हुजूर, यदि जब बिना निगरानी के इतना काम करती है तो यदि इस पर निगरानी बिठा दी जाए तो और बड़ा काम करेगी। तो साहब उस पर एक निगरानी सुपरवाइजर लग गया। अब सुपरवाइजर बैठा बैठा क्या करेगा, तो उसको प्रोफार्मा भरवाना है। जैसे हमारे मास्टर पढ़ाई नहीं करते, प्रोफार्मा भरते रहते हैं, तो प्रोफार्मा भरना शुरू हो गया। अब प्रोफार्मा भरते हुए चींटी का सारा समय प्रोफार्मा भरने में लगने लगा, तो काम बंद हो गया। तो फिर राजा साहब ने कहा कि भाई अब तो उसका काम बंद हो गया, काम ही नहीं कर रही वो। कह रहे साहब इसके लिए अपन ऐसा करते जांच कमेटी बनाते हैं, वो देखे काम क्यों बंद हो गया। तो जांच कमेटी बन गई। अंत में निष्कर्ष ये निकाला कि चींटी काम चोरी कर रही है और सजा में उसको मार डाला गया। अब 20-25 लाइन की 20-25 पंक्तियों की ये छोटी सी लघु कथा जैसी है जंग की, लेकिन हिंदुस्तान का एक एक आदमी, 140 करोड़ आदमी रोज इस दुर्दशा के शिकार हो रहे हैं। ये बात कहने की ताकत इसी में थी। इमरजेंसी में हम लोगों ने देखा है, कुछ कह नहीं सकते थे, कुछ लिख नहीं सकते थे। उसका जब इमरजेंसी लगी 25 जून को की रात में, तो 26 जून कहलाता है, तो उसके बाद सेंसर से बैठी तो सारिका में सेंसर अधिकारी जो अमूमन डिप्टी कलेक्टर रैंक के या इसी तरह के होते थे, डिप्टी डायरेक्टर वगैरह वगैरह, तो उन्होंने सारिका का डमी अंक भेजा और उसको उन्होंने कहा कि इसमें ये शब्द नहीं छपेगा, यहाँ मंत्री लिखा ये नहीं छपेगा,
यहाँ सरकार लिखा है ये नहीं छपेगा, ये पूरी पूरी लौकता इसमें से काट दो, ऐसा सब करके उन्हें भेज दिया। तो ये हमारे जो कलम के पुरखे हैं ये कोई कम खुरापाती नहीं थे। तो इन्होंने फोन किया कमलेश्वर जी ने और उसको हुजूर कहा कि लग हुजूर इतनी बड़ी पत्रिका फिर से तो नहीं बन सकती, लेकिन ये गारंटी हम दे सकते हैं कि आपने जो जो काटा उसमें से एक शब्द भी ना छपे। तो कहा हम तो यही चाहते हैं। कहले बस ठीक है। तो उन्होंने उतनी जगह पर काली पट्टी लगा दी और वो अंक यदि देखोगे तो लगेगा कि इमरजेंसी और सेंसर कितना बड़ा मजाक था, कितना बड़ा व्यंग्य था। एक उदाहरण बन गया वो। सप्रे संग्राम कभी आप भोपाल आए तो हम आपको डमी और छपा हुआ हम दोनों दिखाएंगे कि कैसे शासन व्यवस्थाएं कैसे चलती है, इसको जगाएगा कौन, इसकी निगरानी कौन करेगा, तो वो कर देगा काम दंडकार का होता है। और हमारे यहाँ ये काम हमेशा से होता रहा है। बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग की एक महान शख्सियत, महान संपादक। एक बार उन्होंने आचार्य द्विवेदी, महावीर साहब द्विवेदी को तो पहला आचार्य माना जाता संपादन कला का, और हिंदी की वर्तनी, हिंदी के लेखन में अनुशासन, ये सारा महावीर साहब द्विवेदी की देन है। लेकिन उनसे एक कालिदास की साहित्य पर एक टिप्पणी लिखी उन्होंने, उसमें एक शब्द उन्होंने लिख दिया अनिश्चितता। बाल मुकुंद गुप्त ने उसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा नहीं ये तो गलत है द्विवेदी जी, ये तो अनिश्चितता शब्द सही होता है, अनिश्चितता नहीं हो सकता। इस पर 1 साल तक 7 साल चला था, बहस चली विद्वानों के बीच में। वो अंत में किसी तरह उसको आया गया कर दिया, द्विवेदी जी मान लिया घात चूक हुई है। अब आज के जमाने में यदि ऐसा लोग समालोचना करें, आलोचना करें, किसी के बारे में टीका टिप्पणी करें, उंगली उठाएं, तो दुश्मनी हो जाए निजी तौर पर। उस समय लोग, आजकल क्या हो रहा है इसलिए होगा कि आजकल लोग बड़े बहुत हो गए, और जिस दौर की मैं बात करूं उस समय लोगों में बड़प्पन बहुत था। बड़ा होना और बड़प्पन होना दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो जब द्विवेदी जी का सम्मान किया गया काशी नागरिक विधानी सभा में, तो उनसे एक सवाल पूछा पत्रकारों साहित्यकारों ने कि द्विवेदी जी आप ये बताइए कि आपकी दृष्टि में अच्छी हिंदी कौन लिखता है। उस समय तक बाल मुकुंद जी का निधन हो चुका था, बहुत जल्दी कम उम्र में चले गए वो। तो उन्होंने कहा कि निस्संदेह बाल मुकुंद गुप्त, उससे बेहतर हिंदी कोई नहीं लिखता था। ये बड़प्पन थे। अब कुछ इनका नाम क्यों आया है चर्चा में, इसलिए आया कि बाल मुकुंद गुप्त ने भारत मित्र नाम के दैनिक समाचार पत्र में शिव शंभू के चिट्ठे लिखे थे। वो शिव शंभू के चिट्ठे जोड़ते हुए तीर थे बिल्कुल, और लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजी में अनुवाद करके सुनता था वो कि लिखा क्या है इनमें। ये होता है व्यंग, ये होती है व्यंग की ताकत। तो उतना बड़ा तानाशाह है कर्जन, आखिर हिंदुस्तान में आजादी का रास्ता उसी ने खोला, ना वो बंग भंग करता, ना सारे देश में आग लगती। लेकिन बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे पढ़वाने के लिए वो अंग्रेजी में अनुवाद करता था। उसी समय आओ अंग्रेजी में अनुवाद करो, हमें सुनाओ क्या है ये होता था। परसाई जी का एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ आपको। मैं उस समय देशबंधु में था भोपाल में। एक दिन बैठे बैठे तो हमारे यहाँ किसी आदमी ने कोई रिपोर्ट बनाते हुए धर्मालु शब्द का प्रयोग कर दिया, और संयोग से मायाराम सुरजन जी और हरिशंकर से परम मित्र। जबलपुर में जो बड़ा बौद्धिकों का समूह था उसमें हरिशंकर परसाई, रामेश्वर गुरु, भवानी प्रसाद तिवारी, ये मायाराम सुरजन, एक बड़ा ग्रुप था, रामेश्वर गुरु। तो बोले कि भाई विजय, ये श्रद्धालु तो हमने सुना है, धर्मालु क्या होता है। तो हम लोग उसको गोला लगा चुके थे। तो हमने कहा परसाई को गलती हो गई, वो अब देखिए मैंने ये गोला लगाया है। कह नहीं भाई, आलू समोसे वगैरह में सब्जियों में ठीक है, लेकिन हर जगह थोड़ी आलू घुसेगा। अब अपन आज के हिसाब से देखें, ये बात हुई है लगभग 50 साल पहले की। अब आज के हिसाब से देखें तो अपने लालू प्रसाद यादव ने एक नारा बना दिया था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। तो सब जगह ही फिट नहीं होते हैं। इसका युक्त कारण भी होना चाहिए, कार्य कारण भी होना चाहिए,
व्यंग लेखन की सबसे बड़ी कसौटी है कि वह समय के पैमाने पर, समय की कसौटी पर उसे खरा उतरना चाहिए। वो अनर्गल नहीं होना चाहिए, वो निंदा नहीं होती है, व्यंग निंदा नहीं होती है। निंदा तो हास्य भी नहीं होता है, तो हास्य मजा लेने के लिए होता है। व्यंग समाज को झकझोरने, जगाने के लिए होता है, और जगाने में दोनों पक्ष, जिसके हित में जगना चाहिए और जिन्हें करते हुए जगना चाहिए, ये काम व्यंग का होता है। एक और बात, एक बार ऐसी बात हो रही थी, बाद में परसाई जी ने लिखा भी है, वैसे इसमें कुछ इनके जो विशेष टिप्पणियां इनकी हुई छोटी छोटी, ये मनोहर जी ने इस किताब में दर्ज कर दी है। जैसे इसमें, इस देश के बुद्धिजीवी शेर हैं पर वे सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं। आजकल आपको दिख रहा है गोदी मीडिया शब्द चलता है। गोदी मीडिया एक बिका हुआ, वो रवीश कुमार ने कहा ही था कि ये जो डरपोक पत्रकार होता है वो मुर्दा नागरिक बनाता है। अब गोदी मीडिया का अर्थ क्या होगा? आज यदि अजीब तरह के शब्दों के साथ खिलवाड़ होता है। टेलीविजन पे आप जब चैनल चलते हैं अखबारी खबरों के, तो उसमें एक अचानक ब्रेकिंग न्यूज, तो फला नेता बैठक के लिए निकल गया। अब इसमें तो ब्रेकिंग कुछ होता नहीं, लेकिन ये निकलता है। अब मान लीजिए, एक कल्पना करिए आप, अचानक एक खबर फूट जाए कहीं से कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छींक आई, समझ गया, नरेंद्र मोदी को छींक आई, तो एक पूरा का पूरा बड़ा भारी समुदाय दौड़ पड़ेगा और सिद्ध करने के लिए यह असाधारण छींक है। उस छींक से भारत को, दुनिया को, सच को कितना लाभ होने वाला है, और ऐसी सीट कितने साल बाद निकली है। अब फिर दूसरा पक्ष निकलेगा, वो दूसरा पक्ष एकदम इसके उल्टे चला जाएगा। वो कहेगा नहीं, ये बहुत विनाशकारी सीख है, ठीक है, अब दुनिया का विनाश होने वाला है। ये पत्रकारिता हो रही है। अब इससे आप ये उम्मीद करो कि ये कुछ भला कर सके, ये काम बनेगा नहीं। तो परसाई जी की ऐसी एक टिप्पणी मुझे याद आती है, क्योंकि मुझे समय, हाँ 4 बज गए, आप लोगों ने धीरज की ज्यादा परीक्षा नहीं लेना चाहिए। केवल एक टिप्पणी बताता हूँ जो सदैव कसौटी पर खरी उतरेगी, जिसको याद रखा जाना चाहिए। परसाई जी को कोई बुलाने ले गया किसी दिवस में, तो दिवस के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता मुखरित होकर गए, और उन्होंने भाषण में ये कहा कि भाई, दिवस तो कमजोरों का मनाया जाता है, शिक्षक दिवस, मजदूर दिवस, किसान दिवस, महिला दिवस, बाल दिवस, तो कमजोरों का दिवस मनाया जाता है। आपने कभी किसी थानेदार का दिवस मनते देखा है? तो कुछ यहाँ पे डंडा होता है। तो ये परसाई का होना एक चमत्कार है। सदियों में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा होता है। लेकिन मैं केवल मनोहर जी की एक बात से असहमत हूँ, व्यंग जो है वो आई गई चीज नहीं है। व्यंग एक विधा के रूप में स्थापित है, और उसको स्थापित करने वाले पहला कलम का पुरुषार्थी हरिशंकर परसाई है। उनके नेतृत्व को मैं विनम्रता से प्रणाम करता हूँ। बहुत आनंद और विद्वता से भरा हुआ आपका व्यक्तित्व, आपका उद्बोधन, दोनों आपको सादर प्रणाम। और अब आज के आयोजन की अंतिम वक्तव्य हमारे आयोजन के अध्यक्ष डॉक्टर आचार्य सर, जिनके बारे में उमाकांत भाई ने कह दिया, निशब्द ही उनके लिए शब्द है, शब्द नहीं है उनके व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए, बताने के लिए। उनको उद्बोधन हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। जी उद्बोधन आज का, और उसके बाद सभा लगातार जारी रहेगी। नमस्कार। सम्माननीय अग्रज और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय बड़े भाई श्रीधर जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय राजेश बादल जी, प्रिय मनोहर जी, आशीष जी और उमाकांत जी मिश्र, अंजना जी, सामने विराजमान प्रोफेसर पित्रे, शरद जी, प्रोफेसर सागर,
प्रधान जी, सोहगोरा साहब, यहाँ उपस्थित मेरे गुरु और आदरणीय शख्सियत आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी चौरसिया, शिवरतन जी, तिवारी जी, हरि सिंह जी, इलाकारी जी, पाठक जी और मित्रों, देवियों और सज्जनों, श्रीमती नवाथे और सरवटे में और आप सबको सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात करता हूँ। टीकाराम त्रिपाठी गुस्से से देख रहे होंगे। मित्रों, 1970 में मैं परसाई जी पर एक पेपर लिख रहा था। उन दिनों एमए के फाइनल में एक पेपर लिखा जाता था, डिजर्टेशन, उस पर 100 नंबर होते थे। तो परसाई पर लिख रहा था मैं, प्रेम शंकर जी मेरे गाइड थे। तो मैं जबलपुर में, मेरी बड़ी बहन ब्याही थी, तो मैं उनके घर जाकर रुका और परसाई जी के यहाँ मिलने चला गया। 1533 नेपियर टाउन जबलपुर में वे रहते थे उस समय। तो वहाँ मैं गया मिलने, तो उन्होंने कहा कि आ जाया करे शाम को। तो शाम को रोज मैं जाके उनसे सवाल जवाब करके और नोटिंग करता था। एक दिन उन्होंने कहा कि यार आचार्य, तुमसे कुछ बात करना है। मैंने कहा हाँ कहिए, आप तो बड़े हैं। उन्होंने कहा कि तुम पीते हो? मैंने कहा नहीं, मेरी हैसियत नहीं है इसलिए नहीं पीता। उन्होंने कहा कि अच्छा, तो फिर तुम सुबह आया करे। उन दिनों व्हाइट हार्स नाम की अंग्रेजी शराब में शाम को नियमित पिया करते थे। तो उन्होंने कहा तुम जब शाम को आते हो तो मैं सफेद घोड़े पर सवार रहता हूँ और तुम पैदल दौड़ते हो, तो बातचीत हो नहीं पाती, इसलिए तुम सुबह आया करें। तो मैं सुबह जाने लगा और वो थीसिस जमा हुई जब, तो वामपंथी विचारधारा के परसाई जी थे और यहाँ पर एक सज्जन थे घोर दक्षिणपंथी। तो मुझे उसमें 100 में से 60 नंबर मिले और उनके भतीजे को 100 में से 90 मिले मुक्ति बोध पर, जबकि दोनों एक ही तरह के विचारधारा के लोग थे। तो इसके बावजूद मेरी पोजीशन अल्लाह मियाँ की मेहरबानी से बची रही। और विश्वविद्यालय में परसाई जी जब यहाँ आकर और रहे, मुक्ति बोध पीठ पर नियुक्ति हुई उनकी, तो सबसे ज्यादा उनको परेशान उन्हीं ने किया। और परसाई जी ने अंत में इस्तीफा दे दिया मुक्ति बोध पीठ से और वापस जबलपुर चले। ये कहा गया था कि सफेद हाथी वाली है। हाँ, ये तो परसाई जी पहले आदमी हैं जो हास्य और व्यंग को अलग करने में सबसे ज्यादा चर्चित रहे। 1885 तक जब भारतेंदु हरिश्चंद्र सामने थे, तब तक हास्य व्यंग कहा जाता था। इसे हास्य व्यंग कहकर उसका जोड़ा बना दिया था लोगों ने। परसाई ने अपनी रचनाओं से व्यंग को अलग किया और उनको ये क्रेडिट है कि व्यंग को हास्य से अलग करके और गंभीर बना दिया। व्यंग गंभीर चीज है, व्यंग हंसने की नहीं, रोने की चीज है। हास्य जो है वो हंसने की चीज है। परसाई जी की एक छोटी टिप्पणी आपको सुनाऊं कि दोनों यमदूतों के चेहरे बहुत विकृत हो रहे थे। कुछ तो पहले ही से विकृत थे और बहुत विकृत हो रहे थे। वे चित्रगुप्त के सामने गए और उन्होंने कहा कि ऐसा कभी हुआ नहीं था जब से हम लोगों ने ये काम संभाला है, मरे लोगों के प्राण लेकर यहाँ लाने का, आपको सौंपने का, तब से ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। आज पहली बार ये हुआ कि जीव हमारे हाथ से छूट के भाग गया और हम सब जगह ढूंढ के आए, कहीं नहीं मिला, हैरान हो गए। तो ये सुन के चित्रगुप्त ने कहा कि ठहर जाओ, देखते हैं अपन क्या कहाँ गया। उसी समय नारद जी वहां से वीणा बजाते हुए आ गए। नारद जी ने कहा क्या बात है। नारद जी भी पहले पत्रकार कहे जाते हैं। जहां पत्रकार ना पहुंच जाए उस जगह का कोई पता ही नहीं है, कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पत्रकार ना पहुंचे। तो नारद जी पहुंचे और उन्होंने पूरी समस्या समझकर कहा कि अच्छा मैं करता हूं कुछ इस मामले में। और वे पृथ्वी पर आ गए। पता पूछा क्या नाम था, भोला राम। कहाँ रहता था, अरे भुखमरा था, जबलपुर की झोपड़पट्टी के पास फलानी जगह रहता था। क्या करता था, बाबू था। अच्छा ठीक। नारद जी ने पता किया कि उसके घर गए
तो अंदर से औरत ने रोते हुए कहा आगे आगे जाओ बाबा, यहाँ गमी हो गई है और कुछ नहीं हुआ, पेंशन नहीं मिली। तो नारद जी ने पूछा किस दफ्तर में नौकरी करते थे, पूरा नाम क्या था, भोला राम, और फलाने दफ्तर में नौकरी करते थे। तो वहां पर पहुंचे नारद जी, साहब बैठे हुए थे, तो चपरासी सो रहा था दरवाजे पर। सोते चपरासी का फायदा उठाकर नारद जी भीतर चले गए। भीतर साहब ने कहा तुम्हें किसने आने दिया? उन्होंने कहा कि तुम्हारा चपरासी सो रहा है, तो मैं आ गया, मुझे कौन कोई जा आया है। तो साहब ने कहा कि अच्छा बैठिए, क्या काम है? कहा कि हम भोला राम की पेंशन जारी कराने आए। तो नारद जी से उसने कहा कुछ लाए हो? नारद जी ने कहा कुछ नहीं। उसने कहा कि फिर बिना वजन की दरखास्तें उड़ जाती हैं, तुम एक काम करो, अपनी वीणा जो है यहाँ टेबल पे रख दो, मेरी लड़की आजकल वीणा बजाना सीख रही है, वो इस उपयोग करेगी। नारद जी ने वीणा छीनती देखी तो बड़े घबराए, मगर हिम्मत करके एक परोपकार के लिए रख दी। तो साहब ने पूछा कि और नाम क्या बताया आपने? भोला राम। जोर से बोले तो एक फाइल में से आवाज आई, कौन? हाँ मैं भोला राम। तो नारद जी ने कहा कि अरे भोला राम, तुम्हें स्वर्ग में जगह मिली है, चलो तुमको लेने आया हूँ, मैं नारद हूँ। उसने कहा मैं कहीं नहीं जाता, मेरे जी तो अपनी पेंशन की फाइल में अटका है, जब तक मेरी पेंशन जारी नहीं हो जाएगी मैं कहीं नहीं जाता। तो भोला राम का जीव पेंशन में अटका था। पूरे देश में करोड़ों भोला राम के जीव अटके हुए हैं पेंशनों की फाइलों में, और बहुत से लोगों की दरखास्तें पड़ी हैं, जब तक उन पर बजट नहीं आएगा वे उड़ जाएंगी। इसलिए पूरे देश में एक प्रैक्टिकल मामला अलग बना दिया, थ्योरेटिकल अलग, सैद्धांतिक अलग और प्रायोगिक अलग। तो परसाई इन तमाम चीजों को सामने रखते हैं और इस तरह से करते हैं कि व्यंग अपना काम कर जाता है और लोग चिंता करने लगते हैं। रानी नाग फनी की कहानी में मुंशी इंशाअल्लाह खान ने जब केतकी की कहानी लिखी, उसकी केतकी यानी बड़ी सुगंधित फूल वाली लता और नागफनी यानी कैक्टस। तो रानी नागफनी की कहानी जो है वो इंशाअल्लाह खान की केतकी की कहानी की पैरोडी है, और उसमें केतकी है, इसमें नागफनी है, उसमें कुंवर उदय भान है, इसमें कुंवर अस्तभान है, उसमें एक मित्र है, इसमें मुफतलाल नाम के मित्र हैं, एक इसमें करेला मुखी नाम की उनकी सुंदर सखी है। करेला मुखी का आप सोचिए, जिसका मुंह करेले जैसा हो, उसका उसकी ऊपर स्किन देखिए करेले की। परसाई जी भी कहाँ कहाँ से उपमाएं ढूंढ के लाते हैं, अद्भुत आदमी है, अद्भुत आदमी है। मैं दो तीन बातें और कह के अपनी जगह जाऊं, बैठूंगा जाके। एक तो आज मैं धन्य हो गया कि दादा आपको सुनने का अवसर मिला। हम लोग चाहते थे, एक पीढ़ी निकल गई पूरी, 50 साल से आपसे परिचित हैं हम लोग, चाहते थे कि आप अध्यापक होते और हम लोग आपकी क्लास में पढ़ते, संभव नहीं हुआ। और बादल जी तो मंत्रमुग्ध कर ही लेते हैं और बड़ी जानकारी रखते हैं अपने पास। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आशीष द्विवेदी तुम बहुत आगे जाओ, तुमने इतना बढ़िया प्रस्तुतिकरण किया और इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि हम सब आनंदित हो गए। और आप सबके लिए धन्यवाद इसलिए कि मैं अध्यक्षता करने मुझे इसलिए बिठाते हैं ये लोग कि मैं ज्यादा बोल ना पाऊँ, कम बोलूँ। तो मैं उमा कांति जी को धन्यवाद देता हूँ और अंजना जी को बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाने के लिए, और आप सबको सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको नमस्कार। ये मुख्य आयोजन तो पूर्ण हो गया है और कई लोग बैठे हैं कि चाय पीने पूछी गई, वो है प्रस्तावित सब है, क्या क्या आपा था क्या नहीं, चाय भी है, नाश्ता भी है, प्रदर्शन भी किया जाएगा। मैं दो हमारे जो कार्यक्रम के सहयोगी रहे हैं वो उनको संस्था की ओर से सम्मानित करना चाहूंगा।
चतुर्वेदी तिवारी जी वहां से और बड़ी मधुर सरस्वती वंदना जिन्होंने की रुपेश तिवारी जी आइए। अब समय है चाय के साथ आभार प्रदर्शन का। तो मैं श्यामरम के सचिव भाई कपिल बैसाखिया जी को आज के इस आयोजन के आभार प्रदर्शन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। हमारा आज का हमारी श्यामरम संस्था को गौरवान्वित करता हुआ राष्ट्रीय विभूतियों से सजा हुआ सम्मानित मंच एवं उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध श्रोताजन, हमारा आज का कार्यक्रम व्यंग विधा के अंतर्गत मनोहर देवलिया जी की पुस्तक हरिशंकर परसाई की दुनिया, इनका जो पुस्तक है जिस पर उन्होंने लिखा है उनकी रचनाओं के बारे में समीक्षात्मक टिप्पणी दी है, उसके विमोचन का एवं उस पुस्तक पर चर्चा करने के लिए हुआ था। हमारे आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त लेखक, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, जिनको 50 साल से जो लगातार इस क्षेत्र में निरंतर क्रियाशील हैं, आदरणीय विजय दत्त जी श्रीधर जी हमारे बीच में आए और हम लोगों को अत्यंत गौरव का एहसास करा के यहाँ से जाएंगे। हमारे आज के श्यामरम संस्था के इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय श्रीधर जी को बता दूं, यह संस्था हमारी भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति को लेकर पिछले 12-13 साल से निरंतर कार्यशील है और आज हम सब उनको अपने बीच में पाकर अत्यंत गौरव का एहसास कर रहे हैं। आदरणीय श्रीधर जी को 2012 में देश के चौथे नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में इनको हिंदी जगत के सबसे बड़े सम्मान साहित्य वाचस्पति जो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा दिया जाता है उससे भी सम्मानित किया गया है। इन्हें परिचय को मना जरूर किया है मगर इनका परिचय बहुत विशाल है और बहुत ही हम लोगों को भावविभोर करने वाला है, आनंद देने वाला है। उनका यहाँ पर आज हमारे बीच में आए, हम बहुत आंतरिक गहराइयों से उनके प्रति बहुत विनम्रता से आभार व्यक्त करते हैं। सागर के श्यामरम संस्था की और आप सब श्रोताओं की तरफ से भी उनको आभार व्यक्त करते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में राजेश बादल जी, आपने परिचय सुना, सब लोग उनके नाम से जानते हैं। उनके लेखकों को सभी लोगों ने शायद जो अखबार पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, ना जाने कितने समाचार पत्रों में उनका नाम कहीं ना कहीं टकरा जाता है, देखने में मिलता है। और जब उनके शब्दों को और उनके आर्टिकल को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जो राजनीति का विश्लेषण करते हैं बहुत ही सटीक और बिल्कुल बुनियादी सब बातों को पूरा करता हुआ और सही मार्गदर्शन देने वाला होता है। ऐसे राजेश बादल जी हमारे बीच में है और उनको पाकर भी हम सब अत्यंत गर्वित हैं और गौरव का एहसास करते हैं और उनके प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सुरेश आचार्य जी के प्रति। हमारे अध्यक्ष जी ने एक शब्द ले बोला, निःशब्द, और उसमें ही बहुत सी बातें छिपी हुई हैं। पिछले कुछ कार्यक्रमों से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण वो हमारे बीच में
नहीं आ पा रहे हैं, मगर आज उन्होंने, क्योंकि उनकी खुद की विधा का कार्यक्रम है, व्यंग विधा का, और हमारे बीच में बहुत गौरवान्वित करने वाले अतिथि हैं, और उन्होंने हम लोगों को निराश नहीं किया और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता को स्वीकार किया। तो उनके प्रति भी हम विनम्रता से आभार व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं, वो हमारी श्याम संस्था के संरक्षक भी है, तो उनके प्रति बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में हमारे आशीष द्विवेदी जी, जिन्होंने इतना सटीक, अभी आचार्य जी ने उनकी बहुत तारीफ की, और निश्चित रूप से ये सब हम लोगों के अंदर की बातें आचार्य जी ने बोल दी हैं कि वो बहुत बढ़िया बोले, और निश्चित रूप से अब उनको यह कह सकते हैं वो किसी एक विधा के नहीं है, ऑलराउंडर है वो, और हर मंच पर, हर विषय पर वो अपने वक्तव्य से, अपनी भावनाओं से हम लोगों को अद्भुत ज्ञान की बातें बताते हैं, हम लोगों की जानकारी अनुरोध भी करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में वो हमारे बीच में अतिथि के रूप में है, उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे इस कार्यक्रम की बुनियाद लेखक श्री मनोहर जी देवलिया, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी और उसका विमोचन और चर्चा करने का गौरव और मौका हम लोगों को दिया, श्याम संस्था को दिया, उनके प्रति भी हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे बीच में सरस्वती वंदना प्रस्तुत की मुकेश तिवारी जी के, और आभार व्यक्त करते हैं आज का कुशल संचालन कर रही डॉक्टर अंजना चतुर्वेदी तिवारी जी के प्रति, जिन्होंने अपने अच्छे संचालन के द्वारा इस कार्यक्रम को गरिमापूर्ण बनाए रखा। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका, जो सब पूरे समय यहाँ पर रुके रहे और हम लोगों की चर्चाओं को आपने सुना, और निश्चित रूप से ये चर्चाएं सभी को अच्छी लगी होंगी, और आप लोग यहाँ पर पूरे समय तक उपस्थित रहे। आप लोगों के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।